मैंने बोल दिया उनको कि भाई अलग है कुछ तो ये नहीं है। ओहो करके लगा ना गड़बड़ हुई। बात करके तुम नहीं करते क्या जाए? हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही? हेलो हेलो हेलो। हाँ संतोष, आवाज आ रही है? ओके, एक मिनट सर। शिवा सर, वो बाकी को सबको म्यूट कर दीजिए ना। All participants are requested to shut off the video, please. Upendra Sahib, video. All participants are requested to log in with their name, please. And please close your videos. It's a request. Please close your videos. இது பேக்ரவுண்ட் எடுத்துரும். இது ஏன்னா நாங்க இந்த போர்டுல வச்சு சொல்லி தர போறோம்னா गुड इवनिंग सर। दो मिनट ओके 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 ओके। All participants are requested to log in with their name. Blue Android से नहीं चलेगा. Android Blue Droid नहीं चलेगा. Oppo 31 नहीं चलेगा. You'll be removed from the meeting. Please log in again with your name. नमस्कार, मैं एस रामन मिशन MDRT 508 से सबको वेलकम कर रहा हूं और मेरा सहयोगी मिस्टर हेमंत आशा से अनुरोध करूंगा मीटिंग का शुरुआत कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। शुरू करूं? यस। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्च का लास्ट वीक अभी होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं एज यूजुअल।
तो मैं सबसे पहले तो हमारे मिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहूंगा। हमारा मिशन जो है ये मिशन MDRT 508, ये हमने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हमें बहुत सारे एजेंट्स को हेल्प करना है MDRT COT TOT करने के लिए। तो इसी को चलते हुए हमने 56 फ्री सेशंस रखे हैं जनवरी महीने से दिसंबर महीने तक के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये 56 सेशंस प्लीज देख लीजिए, और इसमें से आपको जो भी गाइडेंस मिलता है वो आप रिसीव करके अपना MDRT COT TOT का टारगेट अचीव कर सकते हैं। कुछ खुश खबर ये भी देनी है कि हमारे बहुत ही अजीज मिलिंद मुखोपाध्याय जी का आज 1 करोड़ का एक पॉलिसी कंप्लीट हुआ है, और हमारे टीम के और मिसेस दामले, उनका भी कंप्लीट हुआ है 1 CR का प्रपोजल। तो इन सभी को हमारे सभी की तरफ से शुभकामनाएं। रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सभी को अपना वीडियो ऑफ रखना है और अपने बीच में चैटिंग नहीं करना है। रिक्वेस्ट ये भी है कि आप बीच बीच में हैंड रेज मत कीजिए, जो भी आपके सवाल रहेंगे वो हम आपको लास्ट 15 मिनट्स में आपके आंसर कर देंगे, जो भी सवाल है उसका। तो फिर चलते हैं अनाउंसमेंट के ऊपर। ये 56 सेशंस जो होने जा रहे हैं ये सारे जूम पे अवेलेबल होंगे, यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेंगे। फ्रॉम जनवरी टू December 31st we will be having 56 free sessions. So please log in time, every time it will be at 7:20, 7:20 को ये सेशन शुरू होंगे और आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। यही सेशन आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी अवेलेबल है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्यूचर्स। सो इसको भी आप लॉग इन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर सकते हैं। ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख व्यूअर्स हो गए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमारे सभी सेशंस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, फाइनेंशियल फ्यूचर्स नाम से ये अवेलेबल है यूट्यूब। सो प्लीज लॉग इन टू अवर फ्री यूट्यूब चैनल। दूसरी एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो कि हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं श्री किरीट सिंगाड़ा सर, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देंगे सर। नेक्स्ट, हाँ यस, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 21st नेचर थीम की सीरीज के कार्ड्स अवेलेबल है। बर्थडे कार्ड्स, विजिट अपने एनिवर्सरी कार्ड्स और सारे अलग अलग टाइप के कार्ड्स अवेलेबल है। सो यू कैन सब्सक्राइब टू किरीट सर एंड गेट ऑल दीज मार्केटिंग इनपुट्स। सेकेंड स्लाइड जो आप देख रहे हैं, विदाउट लाइफ इंश्योरेंस लाइफ अधूरी है, ये एक सीरीज है जो उसमें पोस्टर्स वगैरह है, सेट्स है, लैमिनेटेड प्रेजेंटेशन सेट है, कंसेप्ट्स के फोल्डर्स है, लैमिनेटेड शीट्स हैं, और उसके बाजू में जो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको 100 पोस्टर्स मिलेंगे और फ्लायर्स है, लीफलेट्स है, कलरफुल एकदम। तो ये सारी चीजें जो है ये इनके पैकेज में भी अवेलेबल रहते हैं। इनका एक और इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो दिखता है वही बिकता है। इनका सजेशन है कि आप इसके 3 सेट अपने पास रखिए, एक सेट आप अपने ऑफिस में रखिए, एक अपने बैग में रखिए और एक अपनी कार में रखिए। तो आप जहाँ भी होंगे आप किसी न किसी को तो मार्केटिंग कर सकते हैं, और आपका स्टाफ भी ऑफिस में बैठ के ये मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट जो दिखता है वो बिकता है। उसके बाजू में जो आप देख रहे हैं वो जीवन शिरोमणि के लिए अलग से उन्होंने लीफलेट्स रेडी किए, जिनकी हायर सम एश्योर्ड लाने की इच्छा है तो वो ये सेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो स्लाइड देख रहे हैं, दिस इज अ रिलेशनशिप पैक फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर भी आपको 65 अलग अलग टाइप के पोस्टर्स, फ्लायर्स मिलेंगे। सो आई विल रिपीट हिज नंबर सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, या हाँ, यहाँ पर भी आपको उनका नंबर मिल जाएगा, हम आपको उनका नंबर अलग से शेयर कर देंगे। सो आगे चलते हैं। ये जो आप अभी नेक्स्ट स्लाइड सर। नंबर है ना, बताओ नंबर है ना, सर का नंबर बताइए। नंबर सर उसके ऊपर मेरे को यहाँ पे ओके 9820093834। आई विल रिपीट द नंबर, किरीट सर का नंबर आई विल रिपीट 9820093834। आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको बताने चाहूंगा वो है कि हमारा इनसे बिजनेस रिलेशन कोई भी नहीं है। हम किसी को ना कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। ये हम सिर्फ उनको हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें स्पीकर लाने के लिए बहुत सारी हेल्प करते हैं, और ये हमारे एज अ बैकबोन, ही इज आवर मेन क्या बोलते हैं कि फ्रेंड है। सो ये एक चीज था। और मैं सभी
लोगों को वेलकम करूंगा जो हमारे साथ हमारे पीछे हमारी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मेश्राम सर है जो हमारे ब्रांच मैनेजर है, ही इज आवर मोस्ट हेल्पफुल पर्सन इन आवर टीम। उनके बाद में आता है हमारे सीनियर गुरुजी श्री बीजापुर सर, रमेश बीजापुर, जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है। और आप सभी को जानते हैं कि हमारे सीतारमन सर तो हमारे साथ ऑलवेज है ही। और एक सपोर्ट में हमारे साथ जो है हमारी टीम में है वो है संतोष ठीटे सर और विजय शिंदे सर। आज आपको सौभाग्य है कि विजय शिंदे आपसे उमंग के बारे में शेयर करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी देर में संतोष जी देंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं वो है तथास्तु गुरुकुल के बारे में, जो डिटेल्स इसके स्कूल के बारे में देंगे सीतारामन सर। सर प्लीज टेक ओवर सर। नमस्कार, मैं मिस्टर एस रामन, मिशन MDRT 508 और तथास्तु TOT गुरुकुल से बोल रहा हूँ। और आज का मीटिंग में जो है हम जो है जीवन उमंग के ऊपर ला रहे हैं, उसके बारे में जो है स्पीकर है उनके बारे में मेरे सहयोगी संतोष तीटे बात करेंगे। तथास्तु TOT गुरुकुल जो है ऐसा एक जो है 3 सेशन हो चुका है और अप्रैल फर्स्ट वीक में भी होने वाला है। और साथ में जो है आज का अगले हफ्ते का स्पीकर होगा मैं खुद, मिस्टर एस रामन होगा। मैं 21 कंसेप्ट के साथ कैसा जो है ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल करना है उसके बारे में 21 कंसेप्ट एंड हाउ टू ओवर रूल द ऑब्जेक्शंस उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और डिस्क्लेमर, this live video training program is entirely for the purpose of easy understanding for insurance advisors and field forces. The titles contains pronunciation is for understanding purpose only. The figures projections mentioned are under the current scenario, can be changed. Terms and conditions apply. आज का जो है वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। आज का स्पीकर मिस्टर विजय शिंदे जी और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे मिस्टर संतोष तीटे। और दूसरी एक चीज बताना चाहूंगा, रामराव हराले जो निगड़ी ब्रांच के जो है अभी करता है और 10 बार जो है यूएस से जाके आए हुए हैं और उनका जो है सूचना है 4 दिन से जो है MDRT का बोस्टन में जो मीटिंग होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन और अटेंड करने का भी रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुआ है। और उन्होंने अगर किसी अभी करता हो तो MDRT रजिस्ट्रेशन भी तो उधर जाने का रजिस्ट्रेशन करना है, उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। रामराव हराले निगड़ी ब्रांच के हैं। उनका मोबाइल नंबर 9860712166। उनका जो है रामराव हराले जी 9860712166 जो है आज सितारों का सितारा और हमारा विक्टोरियस विजय शिंदे जी का है सितारों से ऊंची उमंग के ऊपर बातचीत होगा। और उनका जो है हम छोटा सा एक झलक 2 मिनट का 2 सेकंड का जो है एक वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू। मैं जो है मेरा सहयोगी मिस्टर संतोष तीटे से अनुरोध करूंगा, जो है आज का जो गेस्ट स्पीकर क्या है, अपना ही घर का स्पीकर है। और लेकिन इनका जो है तथास्तु गुरुकुल में जो 80 लोगों के बीच में बात हुआ था, 3000 लोगों के बीच में वायरल हुआ, वहां से मैसेज आया
उसके बाद लोगों ने एमडीआरटी भी किया है उमंग के ऊपर। मैं मिस्टर संतोष तिटे से अनुरोध करूंगा, एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन करिए प्लीज। धन्यवाद। संतोष तिटे। 1 मिनट सर। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इव्हनिंग. आवाज क्लियर आहे माझी? आवाज येतोय सगळ्यांना? क्लियर है. यस, ओके, थैंक यू. दोस्तों, आज हमारे बीच में बात करने आ रहे हमारे ब्रांच के टॉप एजेंट, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, सीओटी, एमडीआरटी. सबसे बड़ी बात ये कि इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने हम जैसे लोगों को उंगली पकड़ के चलने को सिखाया है. विजय शिंदे जी जो है, ये एक एजेंट खुद के लिए काम करने वाला बंदा नहीं, ये ऐसा एक बंदा है जो पूर्णा के लगभग सारे लोग जानते हैं कि खुद का एमडीआरटी तो करना ही है, उससे पहले अपने जो बाकी दोस्त लोग है, जो बाकी एजेंट भाई है, उनका एमडीआरटी करना उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता. थोड़ा सा इनके बारे में बताने के लिए आज 2-5 मिनट ज्यादा लूंगा, क्योंकि मेरे ब्रांच से हमारी पूरी ब्रांच इनको दादा बोलती है. जो विजय सर है, इनको हमारी पूरी ब्रांच क्या बोलती? दादा. दादा बोले तो 2 टाइप के दादा रहते हैं, एक तो हमारे बड़े भाई दादा, और एक काम में भी दादा है, डॉन. हमारे एलआईसी के, हमारे ब्रांच के डॉन है, और इनका काम बहुत ही जबरदस्त है. आप आज सुनेंगे ना इनको. ये हमारा ये मिशन 508 का एक पिलर है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है ये मिशन 508 चलाने में, क्योंकि आज लगभग हम 120 तक सेशन लेके गए. दादा बहुत कम टाइम पे ये स्क्रीन पे आते, बहुत कम टाइम पे आते, लेकिन स्पीकर को कैसे लेके आना है, कौन से स्पीकर को कब लाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, ये सब दादा के दिमाग में चलते रहता. वो स्क्रीन पे नहीं आते, उनको वो बोलते कि तुम लोग हैंडल करो सामने वाला. जस्ट 1 मिनट. तो सबसे रिक्वेस्ट है, आपको म्यूट रखना है और सबने वीडियो बंद रखना है. अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, कोई शर्ट नहीं पहना है, कोई बनियन पे बैठा है, तो मैं एलआईसी को रिप्रेजेंट कर रही है. यूट्यूब पे वीडियो चले जाते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ लोग, एक तो वीडियो बंद रखो, या तो वीडियो चालू किया तो आप प्रॉपर ड्रेस कोड में पोजीशन में बैठो. आप लेटे लेटे सो रहे, ये आपको कोई जबरदस्ती नहीं है सेशन लेने का. हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को तरक्की करना है, आप लोगों को ग्रोथ करना है. हेमंत भाई बहुत बहुत दिल जान से बात करते हैं कि आप लोग वीडियो बंद रखो. मराठी में बोलते, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बताते, कुछ डिसिप्लिन के बातें करते. हम 1 मिनट में आपको मीटिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा इच्छा क्या है कि आपकी गलती की वजह से आपका खुद का, आपके फैमिली का लॉस नहीं होना है, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग सेशन है. हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की इच्छा रख रहे हैं. हमारे गुरुजी सीतारामन साहब, उनका इच्छा है कि लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. विजय शिंदे सर बहुत लोगों को आज तक ट्रेनिंग दे चुके हैं. पुणे के हर ब्रांच में, पुणे 1 और पुणे 2 में कोई भी ब्रांच ऐसे नहीं जो विजय शिंदे सर को नहीं जानती. क्यों जानते हैं उनको? तो एक काम करने का तरीका अलग है, तरीका अलग है. बहुत जमीन पे रहते हैं, सीओटी है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, कितने साल से एमडीआरटी. मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहली बड़ी बात ये कि हमारे एलआईसी का बर्थडे क्या है? 1 सितंबर, बराबर. और विजय सर का भी बर्थडे क्या है? 1 सितंबर. तो मैं ऐसा हर टाइम, हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि सर का जो जन्म हुआ है ये एलआईसी के लिए हुआ है. क्यों? क्योंकि 1 सितंबर दोनों ही सिमिलर एक ही डेट को हुआ है. तो ये 1 सितंबर को उनका जन्मदिन है, तो हम एलआईसी का जन्मदिन जब हमारे ब्रांच में सेलिब्रेट करते, साथ में सर का भी केक काटते. दूसरी बात ये, सर के एजेंसी को आज 30 साल कंप्लीट होने को जा रहे. सर का एजेंसी 28 मार्च 1992 में लिया था, एट द एज ऑफ 18. जैसे 12th पास हुआ, सर के पापा टीचर थे, तो उन्होंने सर के नाम से एजेंसी लिया 28 मार्च 1992. तो आज कंप्लीट ये 28 तारीख को, आज से 3 दिन बाद सर का 30 साल पूरा होने जा रहे हैं. सर ने काम का शुरुआत नहीं किया था 92 में, एजेंसी उनके नाम पे था, लेकिन सर को ये फील्ड में कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा था. तो एजुकेशन क्या उनका, सर का एजुकेशन भी बताना जरूरी है. हायर एजुकेटेड है, एमएससी पॉलीकेमिस्ट्री, ये सर का एजुकेशन है. पहले एक कंपनी में सर मैनेजर बोल के काम किए,
एक अच्छी कंपनी में इंडस्ट्री में मैनेजर बोल के काम किया, काफी अच्छे एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा जॉब था। लेकिन उन्होंने बाय चॉइस 2004 में सोचा कि मुझे जॉब से LIC में आना है, तो 2004 में LIC में आ गए पार्ट टाइम एजेंट, एज ए पार्ट टाइम एजेंट। तो 92 से 2004 तक सिर्फ एजेंसी थी, काम उनका उतना खास नहीं था जितना हो रहा था, जस्ट एजेंसी चल रही थी, उनके पापा कुछ सपोर्ट कर रहे थे तो काम चल रहा था। 2004 में सर ने एजेंसी मन से चाह कि अभी मेरे को काम करना है, और वो पार्ट टाइम LIC एजेंट काम चालू किए पार्ट टाइम 2004 और 2005 पार्ट टाइम एजेंट काम चालू किए। 2006 में फुल टाइम कंपनी का रिजाइन दिया, फुल टाइम LIC के फील्ड में आए, और पहले दिन से 2006 से लेके 2020 तक लगातार MDRT बिफोर मार्च, 3 महीने में MDRT मार्च में करने का। फिर 2011 में COT पे गए, 2011 से COT किया। अभी 2022 है तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सब उनका सर का COT हुआ, और 22 में अभी ये COT 31 मार्च के पहले हो जाएगा। आज तक ये साल का 2 MDRT कंप्लीट हो चुका है। 2015 से सर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, जितने भी इंडिया के कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है सब सर को जानते हैं। सर का नेचर बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत नए नए लोग उनके पास जाके उनका टाइम मैं तो बोलूंगा बर्बाद करते, खराब करते, किसको भी सर के पास टाइम रहता गाइड करने के लिए। हमारे ब्रांच में एक हंसी खुशी का माहौल है ना, इसमें विजय शिंदे सर और ये हमारे गुरुजी सीतारामन, ये लोगों ने बहुत अच्छा आदत लगाया हम लोगों को। कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये सब तुम्हारे सहकारी है, सब तुम्हारे भाई बंधु है, सबको साथ में लेके चलो, साथ में लेके चलो। तो कभी आप 95Y एरोडा ब्रांच में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ का कल्चर पता चलेगा। एक एजेंट दूसरे एजेंट की काम में हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके MDRT। हमारे ब्रांच में 30 MDRT बनते हैं, और जिसका कम रहता तो ये 2 बंदे को नींद नहीं आती। ये सीतारामन साहब और शिंदे साहब का नींद खराब हो जाता, क्यों नहीं, उसका MDRT करना है, हमारे ब्रांच का हर बंदे MDRT होना है। अभी सपना है कि हमारा डिवीजन में 500 MDRT करना है। ये सेशन का शुरुआत हुआ ये दोनों की वजह से, सीतारामन साहब ने लीड इन किया तो विजय सर ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से ये मिशन 508 का जन्म हुआ कि हम लोग ये हर आवाज क्लियर है मेरी, प्लीज किसी को नहीं आ रही तो खुद चेक करें उनके मोबाइल पे। तो ये मिशन 508 का जन्म हुआ, जिससे आज लगभग 1000 लोग जुड़ जाते हैं ऑनलाइन, लगभग 2-3 हजार लोग यूट्यूब पे इसको देखते हैं, और बहुत लोगों का पर्सनली मैसेज आता है कि हम लोगों को बहुत इसका बेनिफिट हुआ, हम लोग बहुत तरक्की किया। मिलिंद मुखोपाध्याय साहब है, जिनका भी लास्ट ईयर MDRT हुआ, ये साल का COT का टारगेट है एट द एज ऑफ 70। तो ये बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे, बहुत लोगों का रिजल्ट आ रहे। तो सर के बारे में थोड़ा सा बताया, बहुत कोऑपरेटिव नेचर है, बहुत अच्छे से गाइड करते। तो आज का जो टाइम है, सर को हमने जबरदस्ती, वो बोले जिस दिन कोई ट्रेनर नहीं रहेगा उस दिन मैं गाइड करूंगा, तो हम लोग बोले नहीं सर, आपका सेशन हमें मार्च के पहले चाहिए, क्योंकि अपन बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हमारे घर के, हम लोगों को इनका गाइडेंस हर रोज मिलता है, हर रोज मिलता। लेकिन आप लोगों के लिए आज ये बहुत बड़ा तोहफा रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा ध्यान देके सुनिए सर को, बहुत अच्छे से जीवन उमंग बनाते, बहुत सिंपली वे से, बहुत साधारण तरीके से बताते। और सबसे बड़ी बात है इनकी ये कि आज 6000 पॉलिसी है, 4000 के ऊपर क्लाइंट है, और सब IT बेस है, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे 0.001 का कैलकुलेशन रहता है, वो लोगों को सर क्या समझाते LIC में रिटर्न कैसे ज्यादा है, जीवन उमंग कैसे अच्छे है। सर का मास्टर है जीवन उमंग में, 100 से ऊपर जीवन उमंग बेचा है। कम से कम टिकट साइज रहता है 1,20,000 का, उसके नीचे का पॉलिसी नहीं रहता। COT के लिए 50-60 पॉलिसी में COT निकल जाता। बहुत कम टाइम उनका 100 पॉलिसी होता साल में, बहुत कम टाइम होता, ज्यादा टाइम हो कम पॉलिसी में ज्यादा प्रीमियम करते। IT का क्लाइंट है तो आपको पता है, IT वाला है CA, तो क्या रहता, कोई IT का क्लाइंट है तो आपको पता है वो बहुत कैलकुलेशन करता है, एक्सेल शीट रहता, फॉर्मुलेज रहते, वो नॉट वन में कैलकुलेशन करते हो। सर को सब हिसाब रखना पड़ता है कैसा प्रेजेंट करने। तो आज हम आपको लेके जाने वाले जीवन उमंग बहुत साधारण तरीके से करने, और ये सेशन आप अगर सुन लिया तो आपका MDRT पक्का। अभी आपको MDRT करने, ये सेशन आपको MDRT के ओर लेके जाने वाला है, क्योंकि ये सेशन से आपका सिर्फ एक ही प्लान से जीवन उमंग से MDRT होने वाला है। बहुत लोग COT है, TOT है, उनको भी कुछ नया आइडिया मिलने के चांसेस। सर बोले कि यार बहुत सीनियर लोग मेरे को सुनेंगे आज, तो मैं सर से रिक्वेस्ट किया, सर आप सीनियर को तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो बेसिक, ज्यादा लोग हैं जिनका MDRT की होने में तकलीफ है, तो सर उनके लिए आप आज थोड़ा शेयर करें। सर अब जीवन उमंग शुरू करने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ। हम सभी लोग
विजय शिंदे सर को वेलकम करते हैं। सर मैं आपको जीवन उमंग के तरफ डायरेक्ट नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा मैं शुरुआत करूंगा आपकी दिनचर्या से। मुझे पता है आपका काम का तरीका क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप कैसा काम करते, आप अपॉइंटमेंट कैसा निकालते, आपका डेली रूटीन क्या है, उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को अभी डिसिप्लिन की जरूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा आपका डेली रूटीन के बारे में बताइए। तो मैं मिशन 508 की तरफ से, ये मिशन का पिलर है, सेकंड पिलर, फर्स्ट पिलर सीतारामन सर, सेकंड पिलर विजय सर, ये पिलर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिलर का वेलकम कर रहा हूँ अपनी मीटिंग में। वेलकम विजय सर, वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग दोस्तों, आवाज आ रही है संतोष? यस सर, बढ़िया। ओके भाई, चालू करता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं 95Y से बिलोंग करता हूँ। 2004 से मैंने पार्ट टाइम इंश्योरेंस का काम खुद चॉइस होके ये फील्ड में आया हूँ, और 2006 से फुल टाइम मैंने चालू किया। जैसे संतोष ने बताया, 2006 से मैं MDIT हूँ, 2011 से COT हूँ। चलो हिस्ट्री तो हो गई, संतोष ने बहुत डिटेल में और बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई मेरे लिए, लेकिन मैं बहुत सामान्य एजेंट हूँ। मैं खुद को बहुत सामान्य समझता हूँ, क्योंकि एजेंट ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो भी सीखा हूँ ना, सब मेरे जो गुरुजी है, मेरे DO है रमेश बीजापुर जी, और मेरे दूसरे गुरुजी है सीतारामन जी, और मेरे पिताजी, इनके आशीर्वाद के बिना मैं अभी तक जो हासिल किया हूँ वो हासिल करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैं संतोष सातोस्कर का आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, ग्रुप पे आया था कि मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। मुझे बहुत, मैं खुद को कनेक्ट करने जा रहा था कि मैं भी मिडिल क्लास से ही चालू किया हूँ मेरा जर्नी, और स्टार्टिंग में मैं नंबर ऑफ पॉलिसीज बहुत ज्यादा करता था, तो मुझे समझता नहीं था कि क्या करे। नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा करने से प्रीमियम ज्यादा नहीं आता था, तो मैं टिकट साइज बढ़ाना चालू किया। तो टिकट साइज बढ़ाना है तो किधर जाना चाहिए, तो पूना IT हब हो रहा था। 2005-2006 की बात है। तो 2005 और 2006 में मैं IT कंपनीज में अप्रोच करना चालू किया, और IT क्लाइंट मेरे बनते गए, और आज देखते देखते मेरा 4000 प्लस क्लाइंट बेस हो गया IT में। LIC के लिए सेम क्लाइंट बेस है मेरा म्यूचुअल फंड के लिए, और सेम लोगों को मैं मेडिक्लेम भी सेल करता हूँ। मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, उसमें 7 असिस्टेंट्स है। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि एक टाइम मैनेजमेंट, मैं क्या क्या करता हूँ मैं बताना चाहूँगा। मुझे ज़्यादा सबके सामने बात करने की हैबिट नहीं है। जैसे संतोष ने बताया, पर्दे के पीछे मेरा बड़ा काम रहता है। कोई 1 to 1 आता है तो उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाता हूँ, लेकिन आज करीब करीब 600 लोग जुड़े हैं, और 600 लोगों के सामने बोलने का मुझे मौका दिया है। तो मैं पहला काम बात करूंगा सिस्टम के ऊपर। तो मुझे जो भी मैं सीखा हूँ सब क्लाइंट लोगों से ही सीखा हूँ, क्योंकि किसी जमाने में हम 5-6 बजे दिन ढलता था तो हम घर लौटना चाहते थे। तब मैंने देखा कि मेरे क्लाइंट सब IT के हैं। IT वाला बंदा जाता है 8 बजे कंपनी में, आने का कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन हमें 6 बजे घर जाना होता है कोई भी हाल में। तो मैं बोला कि चलो हम भी काम का आवर्स बढ़ाते। तो मैं डेली मेरे ऑफिस में 9:30 बजे आता हूँ, और रात को मैं 9:30 बजे घर जाता हूँ। मैं हार्ड वर्कर हूँ थोड़ा, लेकिन मुझे कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क भी सीख गया हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, और प्रदीप जोशी जी ने कुछ बताया है, सातोस्कर सर ने कुछ बताया है, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बताया है, उसके वजह से आज आपके सामने हूँ। तो सिस्टम की वजह से मैं बात करना चाहता हूँ कि एक टाइम टेबल होना चाहिए, एजेंट का एक टाइम टेबल होना चाहिए। जो मैं फॉलो करता हूँ ना वो मैं बताता हूँ। जो जैसा ISO में बोला जाता है कि जो करना है वो लिखो, और जो लिखा है वो करो। मैं पहले कंपनी में जॉब करता था, तो कंपनी से कुछ सीखा हूँ कि ISO किसको बोलते हैं, जो आप करने वाले हैं वो लिखो, और जो लिखा है वो करो। मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत बेसिक मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एजेंट को है ना बेसिक कभी मिस नहीं हुआ है। कितना भी बड़ा एजेंट होने दो, आज भी हमें क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, आज भी हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, क्लोजिंग करना पड़ता है। इधर आज ग्रुप में आज जो सुन रहे हैं, TOT एजेंट हो, COT हो, डबल TOT हो,
जो भी है बेसिक एजेंट का कभी मिस नहीं हुआ है, लेकिन बेसिक मिस नहीं हुआ है तो हम बेसिक के ऊपर ही थोड़ा सा मैं बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कितने भी आप ट्रेनिंग ले लो, हर ट्रेनर वही बोलेगा वो, और आज मैं भी वही बोलने वाला हूँ, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइटली मैं टाइम टेबल बनाया हूँ मेरा, और सुबह 9:30 बजे मैं मेरा ऑफिस पहुंचता हूँ, और रात घर जाने का टाइमिंग नहीं रहता। हम हमारे जो बच्चे रहते हैं, हमारे खुद के जो बच्चे रहते हैं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, और हम भी वो दौर से गुजर गए हैं, हम भी कभी 10th में 12th में थे। तो हमारे बच्चे जब 9th में जाते हैं तो हम बोलते हैं यार पढ़ाई करो, टाइम टेबल बना दो, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो, स्कूल कब जाना है, ट्यूशन से कब आना है, होमवर्क कब करना है, सेल्फ स्टडी कब करना है। लेकिन हमारे टाइम टेबल का कुछ आता पता नहीं रहता है। तो दोस्तों मेरा एक बेसिक क्या रहता है कि टाइम टेबल बना लो, जो किसको क्या मर्जी है ना वो हिसाब से टाइम टेबल बना दो। मैं 9:30 बजे काम चालू करता है, कोई 10 बजे करता रहेगा तो उसने 10 बजे का टाइम टेबल बना दो, कोई 11 बजे काम स्टार्ट करता तो उसने 11 बजे का टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि डेली क्या काम करना है, अननोइंगली हमारा टाइम पास हो जाता है। एजेंट ऐसा कैटेगरी है कि अननोइंगली बहुत जगह पे बहुत टाइम पास करता है। तो मैं वो अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि टाइम टेबल बनाया है, आज नहीं बनाया है, 2006 में टाइम टेबल बनाया था। तो और टाइम टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। 9:30 बजे से रात को 9 बजे तक मुझे क्या काम करना है उसका टाइम टेबल रहता है। दूसरा बात क्या है कि टाइम टेबल बनाना आसान है, चलो सबने टाइम टेबल बना लिया। सेकंड क्या करना है दोस्तों, जो मैं करता हूँ, मैं डेली डायरी लिखता हूँ मेरी। 9:30 बजे मैं ऑफिस गया, 9:30 से 10:30 बजे तक क्या किया, 10:30 से 11 बजे तक क्या किया, 11 से 12 बजे तक क्या किया, 12 से 1 बजे तक क्या किया, 1 से 2 बजे तक क्या किया, रात को 9 बजे तक क्या किया, 8:30 बजे तक क्या किया। जब तक मैं काम कर रहा हूँ तो तब तक मैंने क्या क्या एक्टिविटी किया, मैं पूरा डायरी में लिखता हूँ। ये इसलिए लिखता हूँ, मैं ये भी सीखा हूँ, ये भी लोगों से ही सीखा हूँ, जो भी है ना, मैं सबसे जो जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो उससे क्या फायदा होता है दोस्तों, देखो आजकल है ना, मेरी एज अभी 49 है, तो दोपहर का खाना खा लिया ना, तो दोपहर का खाने का टाइम रहता है मेरा 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद है ना थोड़ा सा नींद आता है, तो मैं लिखता हूँ 1:30 से 2 बजे खाना खा लिया, लंच कर लिया, तो 1 बजे तक 2 बजे तक लंच हो गया, 2 से 3 मुझे नींद आती है, तो मैं 2 से 3 रेस्ट किया, लिखता हूँ डायरी में, जो करता हूँ ना वो लिखता हूँ। अभी लिखने का फायदा क्या है कि 3 के बाद मुझे काम करना ही पड़ता है, क्योंकि 3 के बाद मैं डायरी में क्या लिखूं। देखो लिखना नहीं है तो मैं 5 बजे तक भी सो जाऊंगा, कोई पूछने वाला ही नहीं, एजेंट है ना, फ्रीलांसर है ना, तो उसको कोई बॉस नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें है ना सेल्फ डिसिप्लिन बनना है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मैंने क्या किया है कि गए कितने सालों का डायरी मेरे पास आज भी अवेलेबल है। मुझे कोई पूछेगा कि 10 दिसंबर 2019 को तू क्या कर रहा था, तो मेरा डायरी में लिखा है। 6 सितंबर 2013 में तू क्या कर रहा था, वो भी डायरी में लिखा है। ये क्या है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि क्या है कि सक्सेस का कुछ फॉर्मूला नहीं रहता है, सक्सेस का एक डिसिप्लिन रहता है। तो सक्सेस का कुछ फॉर्मूला नहीं रहता है, मैं तो कुछ फॉर्मूला नहीं मानता हूँ सक्सेस का, लेकिन एक हैबिट रहती है, हैबिट और डिसिप्लिन। अभी मैंने हैबिट क्या लगाई कि डेली काम करना। दूसरा हैबिट क्या है कि टाइम टेबल लिखो और टाइम टेबल फॉलो करो। तो मैं डेली लिखता हूँ। लिखने से क्या होता है कि कभी मैं ब्रांच में बहुत कम जाता हूँ, 2-3 महीने में एक बार, लेकिन मैं ब्रांच में जाता हूँ, मान लो ब्रांच में चला गया मैं 3 बजे, तो मुझे 4 बजे निकलना है उधर से, क्योंकि मुझे लिखना है 4 बजे के बाद क्या किया। अभी मुझे लिखना ही नहीं है तो मैं 5 बजे तक ब्रांच में टाइम पास करते बैठू, कौन है पूछने वाला मुझे। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप क्या बताया, टाइम टेबल बनाओ। दूसरा स्टेप बताया उसको लिखो, क्योंकि वो मॉनिटर कैसा होगा। फिर दिन में जो लिखते हैं तो उसमें मैं लिखता हूँ कि सर्विसिंग के लिए कितना टाइम गया, नया पॉलिसी एक्टिविटी न्यू पॉलिसी सेल के लिए कितना टाइम गया। अभी एजेंट का जो रोल रहता है सभी ने बताया है कि प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग। तो मेरे पास तो 6 असिस्टेंट है, तो मेरा रोल कुछ रहता ही नहीं, सर्विसिंग का कुछ रोल रहता ही नहीं है। तो मेरा काम क्या है, सस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, टेलीकॉलिंग करना। अभी मेरा क्लाइंट बेस ही 4000 प्लस है, वैसा सब क्लाइंट पकड़ते हैं, मेडिक्लेम एंड म्यूचुअल फंड सब क्लाइंट पकड़ते हैं तो 5000 के अबाव हो जाता है। साल भर भी मैं उनको कॉल करूंगा तो भी साल
सुफिशिएंट नहीं है। 365 दिन मैं बिजी हो जाता हूँ, सबको कॉल भी करना है। तो कॉलिंग का पर्पज क्या है? तो कॉलिंग भी मैं किससे सीखा? मुझे नहीं आता था कॉलिंग करना, तो जो कॉल सेंटर में मेरे कोई क्लाइंट है उनसे मैं सीखा कि अरे कॉल कैसे करते हैं आप, दिन भर कैसे कॉल करते हैं आप थकते नहीं क्या, बार बार वही बात करना है? तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि कॉलिंग का पर्पज क्या रहता है, कॉलिंग क्यों करना है। कॉलिंग करना है तो उसका पर्पज लिखो, क्या पर्पज के वजह से हम कॉलिंग कर रहे हैं, क्या हमें बात करनी है क्लाइंट के साथ। तो देखो कॉल कॉल अलग अलग टाइप के कॉल रहते हैं, लेकिन कॉलिंग का सीखना है तो कॉलिंग का सीखना है तो प्रॉपर सीखो। किससे सीखना है? जो कॉलिंग में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनसे सीखो, वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। कौन कौन से फील्ड में एक्सपर्ट है उनसे हमें सीखना है। मैं तो वही बोला कि मुझे तो सब क्लाइंट ने सिखाया है। तो कॉल सेंटर में जो क्लाइंट है उन्होंने मुझे सिखाया है कि 10 कॉल करो, बाद में आप ब्रेक ले लो 5 मिनट का, फिर एक कॉल आप दोस्तों को करो, फिर वापस 10 कॉल करो क्लाइंट को, वापस ब्रेक ले लो, वापस एक नियर एंड डियर को फोन करो, फिर वापस 10 कॉल करो। ऐसा सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक बंदा कॉल कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि अरे दिन भर कैसे कॉल किया जाता है, क्योंकि 10-15 कॉल के बाद हम बोलते हैं अरे अभी क्या कॉल करना है। लेकिन सीखने जैसी बात है। मैं कॉलिंग भी ऐसे सीखा। मैं जैसा बोला कि मैं डायरी में लिखता हूँ इसलिए लिखता हूँ कि मैं खुद को मॉनिटर कर पाऊँ। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना जाए तो बहुत मुश्किल है। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम, हमारा एक्टिविटी हमसे कंट्रोल हो जाता है। अभी तीसरा चीज क्या है कि जो लिखा है ना, अभी किसको तो भी गुरु बना लो। मैंने तो बना लिया मेरे डीओ को दिन में 3 बार फोन जाता है। एक सुबह जाता है, एक दोपहर को जाता है, एक रात को जाता है 9:30-10 बजे। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, किसी को तो भी रिपोर्टिंग करना चाहिए ना। जैसे हम कंपनी में काम करते थे तो एक MIS रिपोर्ट रहता था, डेली क्या काम किया वो जाता था, वर्कर देता था शिफ्ट सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर देता था वो प्रोडक्शन मैनेजर को, मैनेजर देता था जनरल मैनेजर को। तो रिपोर्टिंग सिस्टम क्यों है? क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम ये है कि हमें पता चले कि हमारा क्या एक्टिविटी चालू है, क्या चल रहा है। तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है कि हमने तो एक टाइम टेबल बना लिया, हमने लिख दिया क्या क्या किया दिन भर, और ये डेली लिखना है दोस्तों, एक दिन नहीं लिखना है, डेली लिखना है, डेली। एक दिन मैं छुट्टी भी लेता हूँ और आराम करता हूँ तो वो भी मैं लिखता हूँ, टुडे हॉलीडे रेस्ट। कभी हाफ डे लेता हूँ तो वो भी लिखता हूँ, हाफ डे ले लिया। हाफ डे क्या काम किया वो तो लिखना पड़ता है ना मुझे। हाफ डे भी लिया तो हाफ डे क्या काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन है ना एजेंट भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड में मैंने क्या बताया कि किसी को रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको गुरु माना है तो उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। डेली रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो डेली कॉल करता हूँ, डेली बताता हूँ क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कौन कौन से क्लाइंट के साथ। शॉर्ट में होता है, 10-15 मिनट का कॉल रहता है डीओ के साथ, लेकिन पूरा दिन का रिपोर्टिंग हो जाता है और तब जाके मेरा दिन खत्म हो जाता है। ये पहला बेसिक का मैंने पहला लेसन बता दिया। दूसरा लेसन क्या है कि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम बताते नहीं है, बताने के पैसा नहीं मिलता, प्रोडक्ट सेल करने के लिए पैसा मिलता है। अभी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अभी एक कुछ साइंस टेक्नोलॉजी की रॉकेट साइंस बहुत कॉम्प्लिकेशन है स्टडी करना, ऐसा नहीं है। एक LIC का कोई भी प्लान लॉन्च होता है तो उसका सर्कुलर आता है, उसका पहला एक 40-50 पेजेस का वो प्लान का पूरा डिटेल आता है। दोस्तों मुझे पता नहीं है आज LIC में कितने प्लान अवेलेबल है और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन LIC एजेंट कितने प्लान सेल करता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लान सेल करता है। कौन कौन से प्लान रहते हैं? वो इंडोमेंट रहता है, जीवन आनंद रहता है, जीवन लाभ रहता है, जीवन लक्ष्य रहता है, जीवन उमंग रहता है, सिंगल इन्वेस्टमेंट में बीमा बचत रहता है, पेंशन प्लान रहता है, कुछ जीवन आरोग्य रहेगा, कैंसर कवर रहेगा, यूलिप प्लान रहेगा। इससे ज्यादा तो कैटेगरी है नहीं। तो उसका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि LIC मुझे पैसा, LIC से काम करने के बाद मुझे पैसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? एक MDIT करते हैं तो 10 लाख रुपए मिलता है, और वो आगे 15-20 साल पॉलिसी सेल किया तो 15-20 साल उसका कमीशन मिलता है, और 15-20 साल कमीशन मिलता है। तो मुझे पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, COT करता हूँ तो 30 लाख रुपए कमीशन चाहिए। आज के डेट में कमीशन 24 लाख रुपीज है,
सीओटी का 24 लाख रुपीज मुझे चाहिए ना, तो एमडीआरटी बनता है तो 8 लाख रुपीज चाहिए। तो पैसा चाहिए, लेकिन कौन से बेस पे पैसा मिलेगा, कौन से बेस पे पैसा मिलेगा? हमारे पास वो प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो क्लाइंट का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहता है ना, वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही रहता है। वो क्या पूछता है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो बोलेगा कि पीपीएफ अच्छा है, आपके प्रोडक्ट से पीपीएफ अच्छा है, सुकन्या समृद्धि अच्छा है। हमें हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज लेने में कितना टाइम लगता है? एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए मान लेते हैं कि एक दिन पूरा जाएगा, एक दिन पूरा जाएगा। वो प्रोडक्ट का हम पूरा सर्कुलर पढ़ लेंगे, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, एक प्लान अलग अलग तरीके से कैसा प्रेजेंट करना उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं क्लाइंट के उसका स्टडी करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, पीपीएफ के साथ करेंगे, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो स्टडी करेंगे, उसका कंपेरेटिव मार्केट में क्या प्रोडक्ट है उसका स्टडी करेंगे। बस उतना ही तो करना है, और 6-7 प्लान का डीपली स्टडी करना है और क्लाइंट के पास जाना है। हमारा कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ेगा? यदि हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी है और कस्टमर ऑब्जेक्शन, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं एलआईसी का, तो कस्टमर ऑब्जेक्शन भी उसके आजू बाजू ही बोलेगा ना, वो थोड़ी ना बोलेगा रशिया का क्या चल रहा है, यूक्रेन का क्या चल रहा है। वो तो फाइनेंशियल एडवाइजर करके हम जाते हैं, तो फाइनेंस से निगेटिव ही वो कुछ ऑब्जेक्शन हमें सामने से देगा, तो हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, तो हमें तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। क्लाइंट ही सिखाता है, क्योंकि मैं आईटी के पास जाता था, आईटी क्लाइंट थे मेरे, तो वही बताते थे, वही पूछते थे रेट ऑफ रिटर्न क्या है विजय इसका। मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, बोला अरे ये भी रहता है, फिर रेट ऑफ रिटर्न मैंने निकाला, फिर अरे उसके रेट ऑफ रिटर्न कंपेरेटिव क्या है, फिर अपना इंश्योरेंस का माइनस करके, मीन्स मान लो कि 20 लाख का हम जीवन लाभ दे रहे, तो नेचुरल डेथ 20 लाख, एक्सीडेंटल डेथ 40 लाख, तो उसका टर्म लेते थे तो उसका प्रीमियम कितना जाता है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस करके जो प्रीमियम दे रहा है उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रहे हैं हम। वो 10 जीवन लाभ है, वो 10 साल ही भर पाया तो आगे क्या होगा। हमने 35 ईयर्स का प्लान सेल किया, उसमें 20 साल ही भर पाया तो आगे क्या रिटर्न मिलेगा क्लाइंट को। ये स्टडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटी के क्लाइंट है ना, उनका जॉब परमानेंट नहीं है, तो उनके ऑब्जेक्शन वही रहते हैं कि सर आप तो 25 साल का प्लान दे रहे हैं, 16 साल भरना है, यदि 16 साल नहीं भर पाए, 10 साल ही भर पाए तो आगे क्या होगा मेरा पॉलिसी का। उसका सेटिस्फाइड आंसर देते तो पॉलिसी इमीडिएट ले लेता है। तो दोस्तों मुझे 2 ही बात बताना था आज के मीटिंग में। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने बताए, मैं वापस रिपीट करता हूँ। टाइम टेबल बनाना है, लिखना है डेली क्या करना है, और तीसरा बात क्या है, रिपोर्टिंग करना है। और एक अलग से एक बात बताया कि प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि हमें जो कॉन्फिडेंस आता है ना प्रोडक्ट नॉलेज से आता है। आपको कोई भी बुलाने दो, कोई कितना भी बड़ा आदमी बुलाने दो पॉलिसी मीटिंग के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास नॉलेज है ना, तो हम डील कर सकते हैं, 100% डील कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं रहता है, और कोई लोग होशियार रहते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं, लेकिन हम भी उतना कैलकुलेटिव होना चाहिए। हमारे पास हमें पता रहेगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसका ऑब्जेक्शन और प्लान एक्सप्लेन करते, प्रेजेंट करते, उसमें उसका ऑब्जेक्शन निकल जाना चाहिए। प्लान जब प्रेजेंट करेंगे ना हम, तो उसमें उसके पूरे ऑब्जेक्शन निकल जाना चाहिए। तो मैं संतोष, मैं जीवन उमंग का ले लूं प्रेजेंटेशन, ये रखना, 1 मिनट दे दो सर। 1 मिनट। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने टाइम टेबल के बारे में बताया, डिसिप्लिन के बारे में बताया। एक थोड़ा सा हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक सैड न्यूज है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बड़ा लॉस हुआ है। लास्ट वीक में हमारे जो डेटाकॉम के सीईओ है आदरणीय अजय अरोरा सर, उनका डेथ हुआ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट मैं उनकी फोटो शेयर करना चाहता हूँ। 1 मिनट। ये अजय अरोरा साहब है जो डेटाकॉम के सीईओ है। तो इनका लास्ट वीक में डेथ हुआ। इन्होंने एलआईसी के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया था डेटाकॉम से 1985 में। लगभग 37 ईयर्स उन्होंने उनके नए नए आइडियाज से एलआईसी एजेंट का बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, इसके लिए बहुत सोच समझ के, बहुत एलआईसी एजेंट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज दिए थे। तो एक बड़ा लॉस हम एजेंट कैटेगरी का, एलआईसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग 1 मिनट के लिए मौन रखें। सबसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए
अजय और सर को शांति मिलने के लिए हम लोग मौन रखेंगे, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अजय और सब हमारे ये प्लेटफॉर्म पे भी आए थे, बहुत अच्छे से गाइड किए थे। बहुत लोगों के लाइफ में उनकी वजह से चेंज आया, तो उनको हम भूल नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों। मैं सर का सेशन कंटिन्यू लेके जाने चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आज का हमारा टॉपिक जीवन उमंग। बहुत ही इजी वे से कैसे प्रोडक्ट सेल करना है। सर आपने शुरुआत तो बहुत जबरदस्त की है, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज जीवन उमंग आप जैसा बेचते वैसा हम लोगों को बताओ। हमको भी सीओटी करना है, आपका एसएलटीओटी होना ही है, तो हम लोगों को भी कम से कम सीओटी तक आना है। तो प्लीज आप जीवन उमंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। दोस्तों जीवन उमंग प्लान ऐसा प्लान है कि 2017 से मैं उसको सेल कर रहा हूँ। हर साल मेरे नॉलेज में कुछ ना कुछ बढ़ते गया है जीवन उमंग में, और हर साल मैं लोगों को वही प्लान बताता हूँ। बहुत सारे जीवन उमंग सेल हुए, और मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्या होता है कि कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन ये लोगों को समझना चाहिए। हम कितने एक्सपर्ट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमें बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन लोगों को वो प्लान लाइक होना चाहिए, लोगों को प्लान अंडरस्टैंड होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। तो लोगों को क्या होता है कि लोगों के लैंग्वेज में हमें वो प्लान बताना है। मैं लैपटॉप यूज नहीं करता हूँ क्लाइंट के साथ। मेरा पहले से आदत है कि पेन एंड पेपर। डाटाकॉम का तो सॉफ्टवेयर मैं 2005 से यूज करता हूँ, जब पूना में उन्होंने लॉन्च किया था, और आज भी यूज करता हूँ। और बहुत सारे 2-3 सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, लेकिन अरोरा सर की बात निकली तो मुझे याद आ गया कि सीतारामन और मैं, हम दोनों ही पहले पूना के ऐसे एजेंट है कि जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर लिया था वो जमाने में। क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी, कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन उसको बहुत वैल्यू है। तो जीवन उमंग के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि जो मैं कैसा लोगों को प्रेजेंट करता हूँ वैसा ही मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। आपको उसमें से जो चीजें अच्छी लगती है वो ले लीजिएगा। और धन्यवाद। मैं अभी जीवन उमंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे करना, नीचे ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीवन उमंग जैसा मैं पेन और पेपर लेके जैसा क्लाइंट को बताता हूँ, सेम मैं बताने जा रहा हूँ। और उसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो मिस होगा। और क्लाइंट के सामने मैं आधा घंटे, मैक्सिमम आधा घंटे का मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। लेकिन आपने लिए मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, क्योंकि हमें वो प्लान को समझना भी है, और प्रेजेंट कैसा करना है वो भी समझना है। तो ठीक है, तो हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो मैं पहला 30 लाख का प्लान जनरली एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं ये नहीं देखता हूँ कि उसका कैपेसिटी क्या है, लेकिन 30 लाख का प्लान इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करने में वो आसानी हो जाती है। अभी लेना कितना है, बेचना कितना है, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को है ना एक बड़ा प्रीमियम आप एक्सप्लेन करो। मेरे लिए 2,40,000 बड़ा प्रीमियम है, क्योंकि मुझे बड़े क्लाइंट नहीं है मेरे पास जो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख प्रीमियम दे सके। जैसे कि मैं बोला कि मैं सामान्य एजेंट हूँ, तो जो मेरा आईटी के क्लाइंट है, तो उसमें सेल करके मुझे सीओटी टीओटी करना है। तो 30 लाख का मैं जनरली प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो कैसे देता हूँ पेज पेपर लेके, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं क्या क्या लिखता हूँ पेन लेके, तो वही आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 30 लाख का प्लान है। ये 15 साल के लिए। उल्टा दिख रहा है? नहीं, उधर सीधा। हाँ, ठीक दिख रहा है संतोष? थोडंसं जवळ घेतलं पाहिजे, क्लिअरिटी नाही येत ना. पण उलट दिसतं का? नाही ना, दिसतच नाही आणखीन काही. हा ठीक आहे, ओके. हाँ ठीक है, हाँ 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 है. एक मिनट मैं एडजस्ट करता थोड़ा। हाँ, अभी दिख रहा है? ठीक है, करा, कंटिन्यू करा तुम्ही. हाँ, तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ लेना नहीं है, आप एलआईसी को कुछ प्लान मत बता विजय। मेरे पुराने क्लाइंट भी बताते हैं विजय अभी इस साल आपसे कुछ लेना नहीं है।
मैं बोलता है सर मैं कुछ बेचने ही नहीं आया हूँ। एक प्लान क्या है, आप क्या क्या चीज के लिए ना बोल रहे वो तो सुन लो, बाद में आप ना बोलो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कौन से किसके लिए ना बोल रहे वो तो सुन लो। उसके लिए तो मुझे टाइम दे दो आधा घंटा। तो आप मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो तो सुनो, बाद में आप ना बोलो, प्लान सुनने के बाद आप ना बोलो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जाते हैं और क्लाइंट का टेंडेंसी रहता है नहीं नहीं अभी कुछ ये साल कुछ लेना नहीं है, अभी कुछ मत बता, अभी कुछ लेना ही नहीं है। लेकिन उनको यही पता नहीं रहता कि क्या किसके लिए वो ना बोल रहे। तो हमारा रोल क्या है कि किसके लिए ना बोल रहे वो तो उनको बताना अपना रोल है ना। उसके बाद वो ना बोलते हैं तो चलेगा, कुछ इशू नहीं है, वो उनका उनका पार्ट है। लेकिन मेरा पार्ट क्या है कि उनको प्रेजेंटेशन देना। पहला स्टेप क्या है एजेंट का कि प्रेजेंटेशन देना। तो मैं प्रेजेंट करता हूँ कि 30 लाख का 15 साल पेमेंट करो, इसमें 2,40,000 रुपए साल का भरना है, 15 साल। इसका एज लेते हैं हम, एग्जाम्पल 40 एज लेते हैं, 40 एज का बंदे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 15 साल के बाद आपको 2,40,000 रुपए ईयरली मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा एंड होल लाइफ मिलेगा। जो लिख रहा हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता तो भी आप समझ सकते हैं। फिर 30 लाख का पॉलिसी 15 साल के लिए, 40 एज है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 2,40,000 साल का भरो, 15 साल पेमेंट करना है, 15 साल में आप भरते हैं 2,40,000, 2,40,000 आपको गारंटेड मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा एंड होल लाइफ मिलेगा। सर इसको गारंटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पॉलिसी 30 लाख का है, 30 लाख का 8% हम बॉन्ड पेपर के ऊपर आपको लिख के देते हैं। एलआईसी आपको 30 लाख का 8% 2,40,000 बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख के देती है, इसलिए इसको गारंटेड बोला जाता है। दूसरा पार्ट क्या है, टैक्स फ्री है। और तीसरा क्या है, ये बटन बंद कीजिए। हाँ, तीसरा पार्ट क्या है कि होल लाइफ है, होल लाइफ मिलेगा। फिर हम इनको बताते हैं एडिशनल आपको क्या मिलेगा ये प्लान में। और एडिशनल मिलेगा, नेचुरल डेथ होती है तो 30 लाख, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 60 लाख। 15 साल के बाद सर आपकी एज रहेगी 55 एज रहेगी। 55 एज में नेचुरल डेथ होती है तो 56 लाख रुपीज एंड एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 86 लाख रुपीज मिलेगा। अभी मैं ये लाइन ऐसा खींचता हूँ इधर तक, इधर लिखता हूँ 65 एज, इधर लिखता हूँ 70 एज, 75 एज, 80 एज। 65 एज में 73 लाख, 70 एज में 88 लाख, 75 एज में 1,11 लाख एंड 80 एज में 1,34 लाख। तो इसका मतलब क्या होता है सर, आप जब तक है तब तक आपको 2,40,000 मिलते रहेगा लाइफ टाइम। और ये होल लाइफ इंश्योरेंस है, इधर होल लाइफ इंश्योरेंस है। 80 एज में आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को 1,34 लाख रुपीज मिलेगा। 75 एज में डेथ होती है तो 1,11 लाख रुपए मिलेगा। 70 एज में डेथ होती है तो 88 लाख रुपीज मिलेगा। और सर 65 एज में डेथ होती है तो 73 लाख रुपीज मिलेगा। और ये डेथ इंश्योरेंस 100 एज तक है, 100 एज तक का गारंटी एलआईसी देती है। अभी उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऑल इन वन जो अपना अम्ब्रेला वाला जो ऐप है उसमें से एक प्रेजेंटेशन निकालता हूँ, स्मार्ट ऑल इन वन, स्मार्ट ऑल इन वन, और वो क्लाइंट को दिखाता हूँ कि सर देखो 55 एज में हर साल आपको 55 एज के बाद हर साल आपको 2,40,000 मिल रहा है, ये आपका इंश्योरेंस वैल्यू है। तो 80 एज में मैं उनको ये बताता हूँ कि 70 एज में आपको पैसे की जरूरत है, 70 एज में पैसे की जरूरत है तो आप ये पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने के बाद आपको एलआईसी 80 लाख रुपीज देगा। एग्जाम्पल एक देता हूँ, ठीक है, एक ही 70 एज का ही देता हूँ मैं। सर 70 एज में आपको पैसे की जरूरत है तो एलआईसी आपको सरेंडर होने के बाद 80 लाख रुपीज देगा। इधर तक ध्यान में आया दोस्तों? यस सर। ये क्या होता है, ये हो गया प्रेजेंटेशन। जो प्लान प्रेजेंटेशन है ना उसमें 3 पार्ट रहता है। एक तो प्लान प्रेजेंटेशन, दूसरा पार्ट रहता है कि ये प्लान क्यों लेना चाहिए, और तीसरा प्रेजेंटेशन रहता है कि क्यों लेना, कैसे लेना है। पहला क्या होता है प्रेजेंटेशन, दूसरा क्या रहता है कि क्यों लेना चाहिए, और तीसरा कैसे लेना है। तो मैं इस 3 स्टेप में जाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ क्लाइंट को, क्लाइंट को अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करता हूँ।
क्योंकि क्लाइंट को, कस्टमर को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंटेशन जब दे रहा हूँ तब उसका ध्यान पूरा प्रेजेंटेशन के ऊपर ही चाहिए कस्टमर का, तो ये पॉलिसी आगे चल के सेल होगा। तो ये प्रेजेंटेशन दे दिया, पहला पार्ट खत्म हो गया। तो मैं ये रब करता हूँ। ये समझ में आ गया संतोष सब? अभी सेकंड में क्या यस सर, यस सर। सेकंड पार्ट ये रहता है कि ये प्लान क्यों लेना चाहिए। तो मैं उनको है ना डिस्कशन में इन्वॉल्व करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सर अपन ये प्लान क्यों लेना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं पुणे में रहता हूँ तो बहुत सारा मैं पुणे का एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 1990 में 14% इंटरेस्ट रेट था बैंकों में। 1990 में 14% इंटरेस्ट रेट था। सर आज इंटरेस्ट रेट कितना है? 2022 में इंटरेस्ट रेट कितना है? तो उनको इन्वॉल्व करना है ना, तो कितना बोलेंगे वो कितना 5.5% कोई बोलता है, कोई 6% बोलता है, कोई 4.5% बोलता है। लेकिन उनको बोलने का यस सर यू आर राइट, अपन लिखने का 5%। इधर क्या है कि हमें जो चाहिए ना वो लिखना है, कस्टमर जो बोलेगा ना उसको यस सर बोलने का, यू आर राइट। अभी कोई 8% बोल रहा है तो उसको बोलने का हाँ मिल सकता है, कोई पता संस्था है, पदपेढ़ी है तो उधर मिलता है सर। लेकिन हम नेशनल बैंक में जाते हैं, जैसे SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, महाराष्ट्र बैंक है, तो उधर 5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी एक कम हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये कम क्यों हुआ? ये कांस्टेंट क्यों नहीं रहा 14%? ये इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, कमी क्यों हुआ? उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो 1990 में क्या हो गया कि हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन गया। इंडिया ने क्या किया, साइन किया इसके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तब इंटरेस्ट रेट था 14%। आज का एग्जांपल मैं देता हूँ सर, हमारे पुणे में मेट्रो बन रहा है, तो उसको जापान का कंपनी, जापान का बैंक 1% से लोन दे रहा है, तो हमें बैंक 5% इंटरेस्ट क्यों देगा? तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, कुछ कंट्रीज की बात करते हैं। सर कुछ कंट्री ऐसी है, ए लिख रहा हूं मैं, ए कैटेगरी, जापान, गल्फ कंट्रीज, चाइना, इनकी बात करते हैं। दूसरा बी कैटेगरी में आता है US, UK, कनाडा। सी आता है, और भी कंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की, बाद में ताइवान। ताइवान का एग्जांपल ले लो, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ताइवान 70% सेमीकंडक्टर वर्ल्ड को सप्लाई करता है। 70% वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर आता है वो ताइवान से आता है। तो ये क्या है कि इसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत अच्छा है, GDP बोल सकते हैं उसको। GDP ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ताइवान, इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की। अभी ये जाता है, हम एग्जांपल देते हैं सर, जापान में लोन आप 1 करोड़ रखने के लिए जाएंगे तो आपको 0.5% देना पड़ेगा, 50,000 कम से कम देना पड़ेगा बैंक में आपका FD संभालने के लिए। इधर आप FD करने जाते हैं 1 करोड़ का, तो हम पूछते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जापान में आप लोन लेने जाएंगे, गल्फ कंट्रीज में लोन लेने जाएंगे तो 0.5%, 1% से लोन मिलता है, 0% से भी लोन मिलता है, कोई कोई कंट्री में 0% से भी लोन मिलता है। और हमारे इधर 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 15 साल का, हाँ, लोगों से हमें कनेक्ट करना है। लोगों ने लोन लिए है ना, हाउसिंग लोन लिए है, उनको बताना है कि सर 1 करोड़ का आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो 15 साल में कम से कम आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए देना है, रिफंड करना है। जापान में आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए रिपेमेंट करना है। फिर वो बैंक को कैसा परवड़ता है कि इतना कम इंटरेस्ट से लोन देना? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। उनको इसलिए परवड़ता है कि वो बोलते हैं कि लोन ले लो। जापान में, चाइना में बोलते हैं कि लोन ले लो, यू परचेस स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, लग्जरियस कार, आप कुछ भी परचेस करो। परचेस करोगे तो उसका प्रोडक्शन होते रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इकोनॉमी चलती रहेगी। इधर क्या होगा, इकोनॉमी चल रही है, सिर्फ भाग नहीं रही है, इनका GDP रेट बहुत कम है। अभी ये कनेक्ट होता है रेपो रेट से। रेपो रेट क्या रहता है, वो कंट्री का सेंट्रल बैंक वो कंट्री के बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। इधर रेपो रेट हो सकता है 0.5%, इधर है 1%, और आपने इधर है 4%। इसलिए इधर FD करने जाएंगे तो 0.75% FD का रिटर्न मिलेगा,
इधर 1.25% मिलेगा, आपने इधर 5% मिल रहा है। हमने जो लिखा है ना उसको कनेक्ट करना है। हमने 5% बोला है ना, तो 5% से कनेक्ट करना है। कस्टमर को क्या है कि डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है और उसको कनेक्ट करना है ये सब रियलिटी से। बाद में लोन लेने जाएंगे तो इधर 1% से लोन मिलेगा, इधर 1.5% से लोन मिलेगा, और अपने कंट्री में अभी 6.5% हाउसिंग लोन मिल रहा है। ठीक है, एक कंट्री को इधर जाना ही है, इसको इधर जाना ही। 1990 में क्या होता था कि बाहर से कुछ पैसा नहीं आता था, हमारे पैसे के ऊपर ही देश का तरक्की हो रहा था। हम ही मेहनत करते थे, हम ही हमारा पैसा यूज करते थे, तो इतना तरक्की नहीं होता था। आज बाहर से बहुत सारा पैसा आता है और हम डेवलप बहुत स्पीड से हो रहे हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको जो समझता है वो लैंग्वेज में बताना है। और एक सर इसको समझना है, तो जब 1990 में हमारा जो डेवलपमेंट था वो 75% था, एक कंट्री का 70% था। एक कंट्री अभी 95% डेवलप हो चुकी है, हम अभी तक 70% डेवलप हो चुके हैं। तो हम भी आगे जाएंगे ना 90-95% तक, कभी तो पहुंचेंगे आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल में, कभी तो जाएंगे। तो जब इधर तक जाओगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा ना सर, हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। ये क्या लिखा है उससे ज्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ वो ज्यादा सुनो। ठीक है, फिर हम उनको पूछते हैं सर 15 साल के बाद इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। अभी उसको है ना कनेक्ट कर दिया सब चीजों के साथ। अभी वो क्या बोलता है 3% रहेगा, कोई बोलता है 2% रहेगा, कोई बोलता है 1% रहेगा। सर यस सर, आप वापिस अपना आंसर क्या रहेगा? यस सर, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं सर, 2 to 2.4% रहेगा। 15 साल के बाद इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, जो हमें चाहिए वो आंसर इधर लिखना है। वो जो बोल रहा है वो भी सुन के लेना है, क्लाइंट का हर एक चीज सुनना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है। यस सर, लेकिन सर टोटल कैलकुलेशन, टोटल सर्वे से ये पता चलता है कि 15 साल के बाद इंडिया में 2 to 2.4% इंटरेस्ट रेट रहेगा। ये सेकंड पार्ट का आधा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट का आधा पार्ट हो गया। तो हम अभी उल्टा करते हैं आपके लिए। इधर तक समझ में आ गया? तो ए हो गया ए। तो अभी आगे क्या है उसको क्या एक्सप्लेन करना है सर। हमारा प्लान जो क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, 2,40,000 बोल रहा हूँ, 15 साल के बाद 2,40,000 मिलेगा। तो 15 साल के बाद हमने क्या डिस्कशन किधर तक आया? 15 साल के बाद इंटरेस्ट रेट रहेगा 2 to 2.4%, 2 to 2.4%। तो उनको ही बोलना है सर 15 साल के बाद आपको 2,40,000 इंटरेस्ट इनकम चाहिए, इंटरेस्ट इनकम चाहिए 2,40,000, और वो टाइम पे 2% इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो आपके पास 1.25 करोड़ रुपए होना चाहिए, 1.25 करोड़ रुपए होना चाहिए। एंड 2.4% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, पहले प्लान प्रेजेंट किया, बाद में क्या इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात किया। अभी क्या किया कि उनको ये बता रहे हैं कि 15 साल के बाद यदि आपको 2,40,000 इंटरेस्ट इनकम चाहिए और 2% इंटरेस्ट, ये इधर तक कन्विंस किया क्योंकि उसको डिस्कशन में हमने इन्वॉल्व किया है, उसके मुंह से निकला है 15 साल के बाद 2% रहेगा, 1% रहेगा, 3% रहेगा। हमें बोलना है कि 2 to 2.4% रहेगा। अभी 8 to 2.4% को हमें कनेक्ट करना है प्लान के साथ कि सर 2,40,000 जो प्लान मैंने एक्सप्लेन किया उसमें 2,40,000 मिल रहा है गारंटेड, टैक्स फ्री एंड होल लाइफ। लेकिन आपको 2,40,000 इंटरेस्ट इनकम चाहिए 15 साल के बाद बैंक से, तो 2% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 1.25 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। 2.4% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 2,40,000 मिलेगा ये टैक्सेबल रहेगा, नॉन गारंटेड रहेगा। पता नहीं ना सर, 15 साल के बाद 2.4% है, 2% है, 25 साल के बाद कितना रहेगा पता नहीं, इसलिए नॉन गारंटेड है। और तीसरा क्या है कि होल लाइफ मिलेगा कि नहीं पता नहीं, होल लाइफ मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। सर आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ जमा करना ठीक है कि आप 20,000 रुपए से 15 साल भर के 2,40,000 आज ही LIC गारंटेड बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख के दे रही है 8% से, क्या वो प्लान लेना अच्छा है? ये अपना उसको क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर 90% आंसर यही रहेगा कि सर वो तो प्लान बढ़िया है,
देखो हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम 15 साल में जो भरते हैं वही LIC रिटर्न देती है। बात तो वो भी सही बोल रहा है कि 15 साल भर रहे हैं वही रिटर्न दे रहे हैं आगे 15 साल, लेकिन उसको उसमें क्या है, डेप्थ क्या है, वो रिटर्न देने का डेप्थ क्या है कि कैसा LIC रिटर्न दे रहा है, वो बताना आपका काम है ना। तो हम ये तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो ही तो क्लाइंट कन्विंस होगा हमें। तो इधर तक आ गए गाड़ी, इधर तक वो कन्विंस हो जाता है। तो थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा कि प्लान कैसा लेना चाहिए, लेकिन इसके पहले मैं कुछ डिस्कस करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का भी काम करता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट मेरे IT में भी है, तो ज्यादा करके इक्विटी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका कोई म्यूचुअल फंड का क्लाइंट रहेगा तो ये प्लान उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सेल कर सकते हैं। अभी मैं क्या किया, वही मैं बताया प्लान चालू करने से पहले कि हमारा स्टडी होना चाहिए। अभी इधर अपने पॉलिसी में कितना भर रहे हो, 20,000 रुपए पर मंथ, कितने साल भर रहा है, 15 साल, ठीक है। तब जाके LIC कितना दे रही है, 2,40,000 गारंटेड टैक्स फ्री 8% से। अभी इधर कोई म्यूचुअल फंड में रहते हैं SIP में, मैं उनको बोलता हूँ सर कोई कोई रहता है, ये आगे का नॉलेज जिसको चाहिए, कौन से क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है उसी क्लाइंट के साथ डिस्कस करो। ऑब्जेक्शन आता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है तो ये पॉइंट डिस्कस करो, अदरवाइज ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कितना नॉलेज है। इससे वो कस्टमर कन्विंस हो जाता है तो आगे नॉलेज बांटने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन ये हमारे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्या है। उसको कोई म्यूचुअल फंड में ज्यादा बिलीव करता है तो उसको कैसा कन्विंस करना है, ठीक है। मैं उसका भी 2-3 तरीका बताऊंगा। सर 1 करोड़ 1.25 करोड़ 20,000 रुपए आप बोल रहे हैं पर मंथ SIP करना है और 1 करोड़ 1.25 करोड़ करना है तो आपको 15% CAGR मिलना चाहिए, कम्युनिटी एवरेज ग्रोथ रेट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 15% से मिलेगा तो 1 से 1.25 करोड़ रुपए हो जाता है। 20,000 का SIP करते हैं तो उसको ही मैं पूछता हूँ सर 15% 15 साल के बाद हर साल 15% कंपाउंडिंग सर म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है क्या, उसको ही पूछो वही बताएगा। जो म्यूचुअल फंड खेलता है ना उसको ही पूछो वही बताएगा, ठीक है। सर मिल भी गया आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़, तब आपकी एज हो गई 55, क्योंकि 40 एज का एग्जांपल लिया है। 55 एज के बाद आज आप रिस्क ले सकते हैं, चलो 1 करोड़ 1.25 करोड़ बना लिया। 55 एज के बाद क्या करोगे, वो पैसा निकाल के किधर तो रखना ही है ना, बैंक में, ताकि आपको रेगुलर इनकम मिले। चलो आपने बैंक में रख लिया, 2,40,000 मिलना चालू हो गया, ये टैक्सेबल हो जाएगा सर, नॉन गारंटेड है, होल लाइफ मिलेगा क्या नहीं पता नहीं। आज भी सर उसको आज के हिसाब से भी कनेक्ट करना है। सर आज आपको 3 लाख भी इंक्रीमेंट मिलता है तो आपके हाथ में 2 लाख आता है, उसका टैक्स का वैल्यू कैसा पता चलेगा, ये टैक्स फ्री है अपना प्रोडक्ट, वो कैसा पता चलेगा, इधर बता दो ये टैक्सेबल है सर। आज भी आपको 3 लाख इंक्रीमेंट होता है तो आपके हाथ में 2 लाख आता है, तो इधर 3.25 लाख रुपए मिलना चाहिए, तब टैक्स कट के आपके हाथ में 2,40,000 आएगा सर। यदि 55 एज में भी आप अर्निंग कर रहे हैं तो 3.25 लाख रुपए आपके हाथ में आएगा, आना चाहिए 2,40,000 नेट आने के लिए। तो इतना सब झंझट से अच्छा है सर, अपना प्लान ले लो, टेंशन नहीं, डे फर्स्ट से इंश्योरेंस है, परमानेंट डिसेबिलिटी का भी बता दो इसके बीच में। सर आपने 20,000 का SIP चालू किया और मेरा प्लान किसी ने मेरा भी प्लान चालू किया 20,000 और 1 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, इधर से क्या मिलने वाला है SIP से, मेरे प्लान से क्या मिलने वाला है वो भी बता दो शॉर्ट में। उसको परमानेंट डिसेबिलिटी का भी बता दो, सर आप डेथ नहीं हुआ लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, SIP का भी पैसा नहीं भर सकते ना मेरे प्लान में पैसा भर सकते, लेकिन मेरा प्लान आपको 15 साल के बाद 2,40,000 लाइफ टाइम देगा, ये गारंटी है, बॉन्ड के ऊपर लिख के देगा। एक तरीका है। दूसरा मैंने क्या किया है कि जिनका म्यूचुअल फंड है ना उनका पोर्टफोलियो चेक किया कि उनको प्रॉफिट है 12% से 13% से रिटर्न है कंपाउंडिंग, लास्ट 12 ईयर जो कर रहा है उसको 13% का रिटर्न भी मैंने देखा, अलग अलग म्यूचुअल फंड में करके डाइवर्सिफाइड करके 12% 13% मिला है, लेकिन 15% नहीं मिला है। 15% वाला मैं देखा नहीं किसी का पोर्टफोलियो जो 15 साल से 12 साल से म्यूचुअल फंड में कर रहा है, उसको कंपाउंडिंग 15% वो उसका तो मैंने देखा नहीं है किसी का, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड है। तो मैक्सिमम में 13% देखा है, 13 ईयर्स का रिटर्न कंपाउंडिंग, वो भी अच्छे फंड में। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, सर आज आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या है, तो किसी का 20 लाख है, किसी का 22 लाख है,
किसी का 25 लाख है, किसी का 16 लाख है। और अभी क्या है कि मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है। तो अभी क्या हो गया, आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। आज मान लो किसी का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 25 लाख, किसी का मान लो 14 लाख है, किसी का मान लो XYZ जो भी अमाउंट है, ठीक है। तो मैं बोलता सर प्रॉफिट तो हो गया, अब ये प्रॉफिट का करोगे क्या? प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए ना। कल मान लो वॉर बढ़ गया, कोविड का 3rd 4th वेव आ गया, तो जितना आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो तो कम हो जाएगा, ठीक है, ये पहली बात है। दूसरा, प्रॉफिट तो हुआ है, वो प्रॉफिट का करोगे क्या? तो मैं क्या आइडिया देता हूँ लोगों को, सर 25 लाख है ना, तो इसमें से क्या करो सर, हर साल 1,80,000 ईयरली अपना जीवन उमंग, जो मैंने अभी जो प्लान एक्सप्लेन किया आपको, उसमें कन्वर्ट करो। तो क्या होगा कि 15 साल के बाद इधर 1,80,000 मिलेगा साल का, एक गारंटेड प्लान हो गया। और इधर जो आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है वो चलने दो। तो हमने क्या किया, एक ही शॉट में, एक ही कन्वेंशन में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसको गारंटेड में भी कन्वर्ट करो बोल रहे हैं, तो आपको गारंटेड रिटर्न भी रहेगा, और आप इक्विटी में चलने दो ताकि उसको इक्विटी का भी रिटर्न रहेगा और एक गारंटेड का भी रिटर्न रहेगा, एक गारंटेड का भी रिटर्न रहेगा, इक्विटी का। बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं ना क्लाइंट को, तो मान जाता है क्लाइंट। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा प्रैक्टिस है। तो मैं उसको बोलता सर इक्विटी का रिटर्न है, एक गारंटेड का रिटर्न है, आपको गारंटेड भी मिला, इक्विटी का भी रिटर्न मिला, और इधर प्रॉफिट भी बुक हुआ। हर साल आप 1,80,000 प्रॉफिट बुक करो उधर कर। जिसका कम पोर्टफोलियो 1,40,000 है, तो उसको बोलो सर 1,20,000 गारंटेड में कन्वर्ट करो। हर साल गारंटेड इक्विटी में जो प्रॉफिट कमाए वो गारंटेड में कन्वर्ट करते जाओ, तो आपका इक्विटी का भी रहेगा और गारंटेड भी रहेगा। और सुनते हैं लोग सुनते हैं अच्छे तरीके से। पहला प्लान प्रेजेंट किया, जो म्यूचुअल फंड वाला है उसके साथ ये सब डिस्कस करना दोस्तों, नहीं तो जिसको म्यूचुअल फंड पता नहीं उसको भी पता चलेगा क्या रहता है म्यूचुअल फंड। हमें वो नॉलेज देने के लिए नहीं गए, हमें म्यूचुअल फंड का क्लाइंट का थोड़ा सा पैसा हमारे प्लान में कैसा लेना है वो सीखना है। तो ये गारंटेड हो गया। अभी परसों क्या हो गया, 10 दिन पहले मेरे क्लाइंट का 30,000 रुपीज एसआईपी चालू है। वो बोल रहा था कि 10,000 रुपए मुझे एसआईपी बढ़ाना है। मैं बोला सर आता हूँ मिलने के लिए, गया, मैं बोला बढ़ा दो सर, 10,000 रुपए एसआईपी बढ़ा दो। हमने क्या किया, उसको ना नहीं बोला, 10,000 का एसआईपी बढ़ा दिया। बाद में क्या किया, उसको जीवन उमंग प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। 10,000 क्या किया हमने, म्यूचुअल फंड में एसआईपी बढ़ा दो। उसका कितना चल रहा था, 30,000 रुपए मंथली चल रहा था, उसको 10,000 रुपए बढ़ा दिया, 40,000 कर दिया उसका एसआईपी। लेकिन उसका 1,80,000 महीने जीवन उमंग में ले लिया, उसका एसआईपी भी बढ़ा दिया, उसका जीवन उमंग में भी ले लिया पैसा। हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जीवन उमंग में वो भरेगा किधर से? म्यूचुअल फंड से पार्शियल विड्रॉ करेगा, इधर ईयरली प्रीमियम पेमेंट करेगा हर साल। और ऐसा मैं करीब करीब 20-25 लोगों को जीवन उमंग सेल किया है, जो मेरे म्यूचुअल फंड के क्लाइंट है, जो एलआईसी में बिलीव नहीं करते थे, उनको भी मैंने जीवन उमंग सेल किया है गारंटेड बता के। ये हो गया, अपने नॉलेज के लिए मैं बताया। जो क्लाइंट म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको ये तरीके से हम बता सकते हैं। पहला तरीका है 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपका म्यूचुअल फंड में नहीं बनेगा, क्योंकि 15% रेगुलर 15 साल आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो वो निकाल के आपको पेंशन प्लान में डालना ही है, तो वो टाइम पे आपको 2,40,000 मिल भी जाएगा, लेकिन वो टैक्सेबल रहेगा। ये पहला तरीका है। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड से आप प्रॉफिट बुक करो, ऐसा हो जाएगा कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं हर साल, और गारंटेड में आपका पैसा जो प्रॉफिट हुआ वो गारंटेड प्लान में कन्वर्ट कर रहे हैं हर साल। तो वाइस जो लोग है वो ऐसा ही करते हैं। क्लाइंट के साथ बात करो, जो होशियार लोग है वो ऐसा ही करते हैं, क्लाइंट भी सुनता है। अभी ये हो गया, अपने नॉलेज के लिए सब बताया। और एक बताता हूँ, प्लान कैसा लेना चाहिए वो तो आगे बताऊंगा। अभी और मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। क्या होता है, मेरा आईटी का क्लाइंट है ना, थोड़ा होशियार क्लाइंट है, तो हम क्या बोलते हैं 2,40,000 रुपए देंगे। कितने पॉलिसी के ऊपर? 30 लाख के पॉलिसी के ऊपर कितना देंगे? 2,40,000 रुपए देंगे। हम क्या लिख के देते हैं? 8%। 8% लिख के दे दिया, 2,40,000। अभी कस्टमर है ना होशियार रहते हैं, हम होशियार नहीं रहते, क्लाइंट होशियार रहते हैं। वो बोलता है 30 लाख के ऊपर 8% तो लिख के दे दिया, लेकिन हमने 30 लाख तो प्रीमियम नहीं दिया, हमने तो 36 लाख रुपीस प्रीमियम दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए
कि 36 लाख के ऊपर कितना परसेंट होता है 2,40,000? ये होता है 6.6%। अभी उससे भी एक होशियार क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि 36 लाख तो दे दिया मैंने, लेकिन 15 साल के बाद मेरा अमाउंट, नेचुरल डेथ का अमाउंट तो 56 लाख हो रहा है। तो प्रिंसिपल हो गई ना उसकी, उसके भाषा में वो प्रिंसिपल हो गया 56 लाख। 15 साल के बाद कितना हो गया? 56 लाख रुपए हो गया। नेचुरल डेथ को हम कितना देते हैं? 56 लाख। बोनस जोड़ के कितना हो गया? 36 लाख का 56 लाख हो गया। वो बोलता है नहीं नहीं, आप कुछ तो गलत बता रहे हैं मुझे, 30 लाख के ऊपर 8% नहीं दे रहे, आप 56 लाख के ऊपर मुझे 2,40,000 दे रहे हैं। उसका भी बराबर है, 2,40,000 दे रहे हैं, तो वो कितना परसेंट हो गया? 4.5। इधर तक गाड़ी आ गई ना, उसको बोलने का सर मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको कुछ कंफ्यूजन मैं रखना नहीं चाहता हूँ। लिखो 30 लाख के ऊपर सर 2,40,000 मिल रहा है, इसका मतलब 8% मिल रहा है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं 36 लाख रुपीज आप भर रहे हैं, लेकिन हम 2,40,000 दे रहे हैं, तो 6.6% हो गया। लेकिन आपका अमाउंट तो 56 लाख हो रहा है ना, तो 56 लाख के ऊपर 2,40,000 दे रहे हैं, तो 4.5% हो रहा है। 4.5% भी टैक्स फ्री, होल लाइफ एंड गारंटेड, नॉट बैड। इधर एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। आगे क्या बताना है कि हम 2,40,000 नहीं देते हैं सर, उसको बोलने का 3,60,000 देते हैं। एक्चुअली 3,60,000 देते हैं, 2,40,000 इन हैंड देते हैं, और 1,20,000 क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट 1,20,000 क्या करते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट में बढ़ाते हैं। जो डेथ बेनिफिट बढ़ता है ना दोस्तों, डेथ बेनिफिट कितना था? 55 एज को 56 लाख था, 75 एज को कितना हो गया? 73 लाख हो गया। 80 एज को कितना हो गया? 65 एज को कितना हो गया? 73 लाख हो गया। 70 एज को कितना हो गया? 88 लाख हो गया। ठीक है, और आगे 75 एज को होगा 1,11,00,000। हाँ, 75 एज को और बढ़ता है। ठीक है, तो उधर भी तो प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना, तो हम उसको 2,40,000 नहीं दे रहे दोस्तों। उनको बताना है सर हम आपको 2,40,000 इन हैंड दे रहे, और 1,20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो सर इसका कैलकुलेशन करते हैं। 30 लाख के ऊपर 3,60,000 होता है 12%, 36 लाख के ऊपर 3,60,000 होता है 10%, और 56 लाख के ऊपर 3,60,000 होता है 6.6%। तो सर अपना राइट कैलकुलेशन ये आता है, तो 6.6 नॉट बैड। और सर ये प्लान इसके लिए भी लेना चाहिए कि मान लो 70 एज में आपको पैसे की जरूरत है, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहता है ओल्ड एज लोगों का, कि खुद का घर भी वो सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा एज बढ़ता है तो उसका क्या अथॉरिटी निकल जाती है। जिसका किसी का बिल्डिंग भी है खुद का और 70 एज है, वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसका अथॉरिटी क्या होता है? उनके बच्चों के पास चली जाती है। क्लाइंट को ये बात करो, क्योंकि सर 70 एज में आज आपके पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, खुद का घर है, सब कुछ है, लेकिन 70 एज में आपको यदि पैसे की जरूरत है 20-30 लाख रुपए की, तो एक घर आप बेच नहीं पाओगे, आप आपका कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे। क्यों? उनको ही पूछना क्यों सर, पूछो क्यों, आंसर भी हमें ही देना है, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास नहीं रहेगी, बच्चों और बहू और जो आपका ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, इनके पास ऑटोमेटिक चली जाती है। और आप चाहते हो भी ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, क्योंकि वो घर में आप अकेले नहीं रहते, आपके बेटे भी रहते हैं, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर भी रहते हैं। लेकिन 70 एज में यदि आपको पैसे की जरूरत है, तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि जो ब्रेक करके लमसम पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए तो ये प्लान लेना चाहिए। मैं ये भी बताता हूँ आजकल लोगों को। अभी ये हो गया कैलकुलेशन, अभी ये मैं बताता हूँ सर प्लान कैसा लेना चाहिए। इधर तक समझ में आ गया? यस अभी सर। प्लान कैसा लेना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सर। मार्च एंड चालू है, अप्रैल 21, जुलाई 21, अक्टूबर 21 और जनवरी 2022। सर आप 4,80,000 रुपए करना चाहते हैं, तो 1,20,000 के 4 प्लान ले लो। सर आप 3,60,000 करना चाहते हैं,
तो 90,000 के 4 प्लान ले लो। मैं लिखता हूँ क्लाइंट के सामने, जो क्लाइंट को बता रहा हूँ दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 3 लाख का लेना चाहते हैं तो 75,000 के 4 प्लान ले लो। 2,40,000 जो सर अभी हमने जो डिस्कस किया है वो प्लान लेना है तो 60,000 के 4 प्लान ले लो। और उससे भी हमें कम जाना है सर तो 1,80,000, 45,000। हमने क्या किया, 4 क्वार्टर बनाए, अप्रैल 2021, जुलाई 2021, अक्टूबर 2021, जनवरी 2021, अदरवाइज जून 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2021, मार्च 2022। हमें 4 प्लान देना है सर। इसके फायदे क्या है, ऐसा प्लान कैसे लोग लेते हैं सर, ये प्लान को वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ऐसा ही मैं क्लाइंट को बात करता हूँ, सर आपका क्या कैपेसिटी है आप डिसाइड करो, आप कितना भर सकते हो आप डिसाइड करो, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या चाहिए आप वो अमाउंट आप डिसाइड करो, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि ये प्लान अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पहला डायलॉग मेरा ये रहता है। सर लोग कैसे लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ सर, बोलता हूँ 2,40,000, 60 हजार रुपए क्वार्टरली के ईयरली के 4 प्लान लेते हैं तो ये बैक डेटिंग जाते हैं तो आपको 15 नहीं 14 साल के बाद पैसा मिलना चालू होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 15 साल के बाद आपको क्वार्टरली 60,000 रुपए पेंशन मिलेगा। तो आपको लमसम 2,40,000 नहीं मिलेगा, क्वार्टरली 60,000 रुपए पेंशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है सर, मान लो 70 एज हो गई, जो हमने प्लान में सर देखा 70 एज में आप ब्रेक करने जाओगे 2,40,000 का प्लान तो आपका 80 लाख रुपए आप ले सकते हैं, लेकिन 70 एज में आपको 20 लाख की जरूरत है और आपने एक ही प्लान लिया 2,40,000 का, तो आपको पूरा एक प्लान ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन आपको 20 लाख की जरूरत है तो आप एक ही प्लान ब्रेक करो, बाकी का 3 चलने दो। आपको 40 लाख की जरूरत है तो आप 2 प्लान ब्रेक करो, बाकी का 2 प्लान चलने दो। और चौथा क्या है, ये समझ में आ गया सबको? चौथा पॉइंट भी मैं बताना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, अपने प्लान में मान लो 15 साल नहीं भर सकता, हमने एक ही प्लान दे दिया 2,40,000, 15 साल के बाद कितना मिलेगा 2,40,000 मिलेगा, लेकिन वो 10 साल ही भर पाया तो 15 साल के बाद कितना मिलेगा 1,60,000 मिलेगा, बराबर। लेकिन दोस्तों 15 साल के बाद वो 2,40,000 नहीं भर पा रहा है, लेकिन 1,20,000 भरने की कैपेसिटी है। तो अपने प्लान सर क्या होगा सर, 4 प्लान होंगे 60 हजार के। आप 15 साल 1,20,000 भर पाते हैं तो 2 प्लान भरो, और 15 साल सिर्फ 1,20,000 10 साल ही भर पा रहे तो इसका आपको 40 हजार रुपए मिलेगा पेंशन। तो टोटल आपको 2 लाख रुपए ईयरली मिलेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, इसलिए 4 प्लान में उसको डिवाइड करता हूं मैं। पहला क्या है, बैक डेटिंग से 1 साल जल्दी पैसा मिलेगा आपको, 15 के बदले 14 साल के बाद ही मिलना चालू होगा। दूसरा क्या है, फ्यूचर में कभी जरूरत है तो एक प्लान ही ब्रेक करो, पूरा प्लान ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको पेमेंट करने में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अभी इतना सब बोलने के बाद मैं उसको थोड़ा सा शांत बैठता हूँ 2 मिनट, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका क्या सोच रहा है, तो हमें तो इतना सालों के बाद समझता है कि क्लाइंट क्या सोच रहा है। अभी वो क्या बोलेगा उसके ऊपर आगे के हमारा आंसर रहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। अभी ये प्लान प्रेजेंट करने में क्या हो गया, प्लान ऐसा प्रेजेंट करो कि उसके ऑब्जेक्शन प्लान हम एक्सप्लेन करने के बाद जो ऑब्जेक्शन आने वाले वो प्लान प्रेजेंटेशन में ही निकल जाए। अभी इसमें ऑब्जेक्शन 99% कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, सिर्फ अमाउंट क्या फाइनल करना है उतना ही बाकी रहता है, बाकी कुछ भी बाकी नहीं रहता है। और दोस्तों आगे जाके तो और दूसरा बात क्या है कि मार्च के पहले ये पूरा हो जाता है तो अपना भी पूरा ईयरली प्रीमियम आ जाता है, और बाद में उसको हम मंथली इश्यूज कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो ये तरीके से मैं सिंपल बताता हूँ, 2,40,000 के इतना 10 पॉलिसी करते हैं तो भी एमडीआईटी का काम हो जाता है। 1,20,000 के 18 पॉलिसी करते हैं तो भी 20 पॉलिसी करते हैं तो भी एमडीआईटी का काम हो जाता है। 3,60,000 तो कितना 8 पॉलिसी 7 पॉलिसी होगा, एमडीआईटी हो जाएगा। ये 60,000 के 40 पॉलिसी करो तो भी एमडीआईटी हो जाएगा। 30,000 के 80 पॉलिसी करो तो भी एमडीआईटी हो जाएगा। किसको कैसा जाना है वैसा जा सकता है, किसका क्या क्लाइंट बेस है, कैसा काम करना है,
वो तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये प्लान को है ना वो शांति से एक्सप्लेन करो, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है, आधा घंटे से ज्यादा क्लाइंट को एक्सप्लेन भी मत करो, आधा घंटे में ही एक्सप्लेनेशन खत्म कर दो। मेरा भी शायद आधा घंटे में ही लगभग खत्म हो गया ये प्लान एक्सप्लेनेशन। तो सेम स्टोरी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, और मैं इसी तरीके से क्लाइंट को बताता हूँ। और कोई क्लाइंट को तो हाँ इसको निकाल देते हैं। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं जो तरीके से क्लाइंट को एक्सप्लेन करता हूँ सेम तरीका यूज किया है। और इसमें हमारा थोड़ा बहुत स्टडी है, हर एजेंट का होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ आता नहीं और बहुत आसान तरीके से वो क्लोजिंग हो जाता है। अभी बीच में मेरे सेल एक्सपीरियंस में ये बताना चाहूंगा, एक मैडम को पॉलिसी दिया, फिर उनके हस्बैंड भी मेरे पहचान के थे, उनको भी मिला कि मैं बोला कि मैडम ने एक ले लिए, आप भी एक ले लो, तो दोनों को 2,40,000 मिल जाएगा। 2,40,000 अच्छा अमाउंट है जो आपका ओल्ड एज में काम आएगा। अभी इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि वो 1,20,000 का ले, 1,80,000 का ले, 1,80,000 का लेगा तो मंथली 15,000 हो गया, 1,20,000 हो गया तो मंथली 10,000 हो गया, 2,40,000 का लेता है तो मंथली 40,000 हो गया, मंथली 20,000 हो गया। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना अमाउंट मिलने वाला है। देखो मैं दोस्तों ये भी बात करता हूँ लोगों से कि वो बोलते हैं ना सर 20,000 का क्या वैल्यू रहेगा। मैं उनको बोलता हूँ कि सर जिनको पेंशन मिलता है ना उनको पूछो 20,000 का वैल्यू क्या है, 10,000 का वैल्यू क्या है, 8,000 का वैल्यू है। मैं बोलता हूँ कि 20,000 का वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन जो जीने का कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं मरने तक मुझे पैसा मिलने वाला है। इसके लिए स्टोरी भी बनाता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि कोविड में हम सोसाइटी के बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो हम गार्डन में बैठे थे, तो एक बुढ़ी औरत दूसरे औरत को बोल रही थी कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं सुन रहा था, तो वो बोल रही थी कि पता है मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, मुझे महीने को 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। अभी 5,000 में क्या है सर, आपको कैसा लग रहा है डायलॉग हो लेडीज का? 5,000 का क्या क्या वैल्यू है? कोविड में हमने देखा 5,000 में पूरा राशन हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 5,000 सुफिशियंट है क्या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 5,000 मरते दम तक उनको मिलने वाला है, वो कॉन्फिडेंस, जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो सर आपको पेंशन ये एक ही प्लान से नहीं मिलने वाला, आपका लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि जिधर से आपको गारंटेड 8% लाइफ टाइम मिलते रहेगा। संतोष, थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्ही सॉरी, आप बहुत ही अच्छे से बता रहे थे। तो प्रैक्टिकल शेयरिंग चल रहा था, काफी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि कोई जो सेल्फ स्किल है वो शेयर नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये हमारे ऐसे दादा है जो 1% भी मन में नहीं रखते, जो दिल में है, जो मन में है वही जबान पे आता है। और उनका ये कहना है कि आप जितना लोगों को देंगे उसका 10 गुना अपने पास आएगा। दोस्तों इतना ही फॉलो करो, आप शेयर करते रहो लोगों को, अच्छे दे दो, अच्छा आएगा। सर जितना नॉलेज है, एक आइडिया उनको अगर रात में याद आया तो सुबह उठते ही कॉल करते, अरे मेरे को ऑब्जेक्शन का ये आंसर मिला। इतना जबरदस्त नेचर है, ऐसा ही कोई सीओटी टीओटी नहीं बनता दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिल से बात करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमारे गजेंद्र सिंह जो सर है, गजेंद्र सिंह, उन्होंने बताया था कि प्लान 3 चीजों से बनता है, सेल होता है। पहला रहता है प्रेजेंटेशन स्किल, जो सर ने अभी बताया। दूसरा रहता है तुम्हारा इमोशन, और तीसरा रहता है कस्टमर के साथ रिलेशन। लेकिन आज सर ने प्रूव कर दिया है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल अगर ये टाइप का है, कभी लैपटॉप नहीं यूज करते, कोई मोबाइल नहीं निकालते प्रीमियम के लिए, पता है 240 से 240 बताना है, 65 में कितना मिलेगा, 1 रुपए के भी कौन से भी ऐप से कैलकुलेशन करो, उतना ही पैसा मिलेगा जितना सर ने अभी बताया। बताने का स्टाइल एकदम क्लियर कट रहता, सब दिमाग में रहता, हर बात दिल तक जाती, क्योंकि बात दिल से करते। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। लगभग 9 बजे थोडक्यात सांगतो, एक प्लान 2 मिनिटात मैं 1 मिनट, लगभग 9 बजने को आए। 2 मिनट दादा घेतो मी। और कुछ शेयर करना चाहते हैं दादा, हाँ, तो मैं 2 दादा मिनट से लेता हूँ request मैं। और Yes, एक मेरा sir. एक्सपीरियंस ऐसा आया था कि फादर का एज 35 था और बेटे का एज 5 साल था। अभी वो बंदे का दिक्कत क्या हो रहा था कि बेटे के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है, बेटे के लिए भी प्लान चाहिए, खुद के लिए भी प्लान चाहिए। तो वो बंदे को मैंने बेटे के नाम से 62,50,000 का सम एश्योर्ड दिया। ईयरली प्रीमियम लगभग 2,40,000 रुपए आ रहा है।
तो 25 साल का प्लान दे दिया। 25 साल के बाद क्या हो रहा है कि फादर का एज हो रहा है 60, ठीक है, और बेटे का एज हो रहा है 30। अभी हो रहा क्या कि उसका कंफ्यूजन था कि मैं लूं क्या बेटे के लिए लूं, मेरे लिए लेना है क्या बेटे के लिए, क्योंकि एक बाप है ना, एक फादर, वो कसमकस में फंस गया था कि मैं मेरा देखूं क्या बेटे का देखूं, मेरा देखूं क्या बेटे का देखूं। तो उनको मैंने क्या सोल्यूशन दिया, सर आप बेटे के नाम से ले लो, प्रीमियम वेवर ले लो, 25 साल के बाद बेटे का एज हो जाएगा 30, आपका एज हो जाएगा 60, 18 साल का बेटा होता है तो आप असाइन कर दो आपके नाम से पॉलिसी। 60 साल के बाद आप 80 साल तक जीते हैं तो आपको 5 लाख रुपए ईयरली मिलेगा। 80 साल के बाद बेटे का एज कितना होगा, 50। जब फादर का एज 50 होगा तो बेटे का एज, फादर का एज 80 होगा तो बेटे का एज 50 होगा। तो आपके डेथ के बाद ऑटोमेटिक रीअसाइन हो जाएगा, तो बेटे को 50 एज के बाद 5 लाख रुपए साल का मिलेगा। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपके जो भी नाता नाती है उनके लिए भी एक बड़ा अमाउंट जा सकते हो। वो क्लाइंट इतना खुश हो गया, तो खुशी खुशी में मुझे पूछ रहा है कि कोई बात नहीं है, हम उसका 28 एज में साइन ले लेंगे असाइन के लिए। बोला सर 18 एज का हो जाता है, इमीडिएट साइन ले लेना, 30 एज में वो आपका नहीं सुनता है, 20 एज में नहीं सुनता, वो बीबी का सुनेगा। आपको पेंशन चाहिए, आपने उसका बंदोबस्त कर दिया, लेकिन आपको पेंशन चाहिए तो 18 जैसा ही एज होता है, उसके सामने पेपर रखो, आपके नाम से असाइन कर लो, आपके बाद सब उसका ही है, आपके ऊपर लेके नहीं जाने वाली। उनको बहुत मेरी बात पसंद आ गई और उन्होंने ले लिया। और एक छोटा सा एक सेल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, 1-2 मिनट का है। एक गवर्नमेंट जॉब जो है अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको अभी पेंशन नहीं है। जो टीचर मेरे एक संपर्क में आए थे, एक टीचर का ग्रुप, तो उनका एज 35 था और उनको पेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2005 के बाद थी। लेकिन वो 25 साल प्रीमियम भी नहीं भरना चाहते थे। तो मैंने उनको क्या किया कि 15 लाख का पॉलिसी दे दिया 15 साल के लिए, और 30 लाख का पॉलिसी दे दिया 25 साल के लिए। तो 25 साल के बाद वो मैडम का एज 60 हो जाएगा। 15 साल के बाद इधर से जो 1,20,000 आएगा, तो दूसरे पॉलिसी का दोनों का प्रीमियम 2,40,000 आ रहा था। जो 15 लाख का पॉलिसी 15 साल का प्रीमियम आ रहा था 1,20,000, और 30 लाख का 25 साल के लिए प्रीमियम आ रहा था 1,20,000। लेकिन वो मैडम बोल रहे थे कि मैं 15 साल ही भरना चाहती है। तो 15 साल में 2,40,000 प्रीमियम भर दिया दोनों प्लान का। तो जो हमने 25 साल का प्लान लिया है उसके 1,20,000 जो पहला प्लान जो मैच्योर्ड होगा उसका मनी बैक चालू हो जाएगा, तो उसका दूसरा प्लान का भरेगी। तो 25 साल के बाद उसको कितना मिलेगा, लगभग 25 साल में डबल होता है ना, डबल होता है। तो 1,20,000 का 2,40,000 और इसका 1,20,000 3,60,000, तो 30,000 रुपए मंथली उसको पेंशन हो गया। वो मैडम भी खुश हो गई, उसने भी उनके सहेली को बताया, मैं भी गया, मैं भी मिला, मैंने उनको पेंशन, उनका दुख क्या था कि उनसे जो सीनियर है उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट रूल के वजह से। तो लोगों का क्या दुख है ना, वो पकड़ लो और वो सेल करो, वो सेल होगा 100%। थैंक यू। हाँ थैंक यू। बहुत ही आइडिया है सर। और एक सेशन मिलेगा आपका क्योंकि अभी इतना चैट बॉक्स में आ रहा है कि बहुत ही सर जबरदस्त सेशन है। मैं आपको लगभग हर दिन कुछ ना कुछ सुनता हूँ, लेकिन हर टाइम आपके मुंह से नया कुछ मिलता है। आपका एक 3 जनरेशन 3G प्लान जो बोलते हैं जियो उमंग, वो बताने का भी तरीका बहुत अच्छा है, उसको आधा घंटा लगेगा। तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्रैल में नए साल की शुरुआत आपके सेशन से होना इम्पोर्टेंट है। गुरुजी है कि आपके बाजू में है सर? गुरुजी और एक रिक्वेस्ट है सभी की तरफ से कि आपसे नए साल का जो अप्रैल से हमारा नया साल चालू होगा फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी शुरुआत वापिस विजय दादा करेंगे। संतोष किती वेळ आहे आपल्याकडे? माझ्याकडे जास्त नॉलेज नाही। 5 मिनट है? 10-15 हाँ 10 मिनट है? हाँ 10 मिनट में मैं 2 प्लान आपको बताता हूँ शॉर्ट में। नहीं, एक ऑब्जेक्शन है, एक ऑब्जेक्शन हाँ, उसके पहले हाँ, कुछ लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी का थोड़ा सा पता नहीं, वो 4-5 बार लिख चुके हैं कि परमानेंट डिसेबिलिटी का थोड़ा बेनिफिट 1 मिनट में बता दीजिए प्लीज। परमानेंट डिसेबिलिटी क्या होता है कि डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट मिलेगा। अपने केस का एग्जांपल लेते हैं, 60 लाख एक्सीडेंटल डेथ 60 लाख है, नेचुरल डेथ 30 लाख है, अपना सम एश्योर्ड है 30 लाख। एक्सीडेंटल में डेथ होती है तो 60 लाख रुपीज मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक्सीडेंट में डेथ होगा ही। मैं लोगों से यही बात करता हूँ कि हर एक्सीडेंट में डेथ होगा ये जरूरी नहीं है। आपका परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। परमानेंट डिसेबिलिटी का डेफिनेशन है एनी 2 लिम्स। एनी 2 लिम्स मीन्स 2 हाथ, नहीं तो 2 पैर, 1 हाथ 1 पैर, ब्लाइंड और मेंटली रिटायर्ड। तो वो केस में क्या होता है, सम एश्योर्ड जो रहता है, मान लो अपना सम एश्योर्ड 30 लाख है, तो 30 लाख 120 मंथ्स में
120 मंथ्स में, 10 साल में वो डिवाइड करके देते हैं मंथली बेसिस पे। तो साल का कितना हो गया, 3 लाख हो गया, मंथली हो गया 25,000। तो उसको 120 मंथ 25,000 रुपए मिलते रहेगा। जो दिन परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, आगे का प्रीमियम भरना नहीं है और पॉलिसी इनफोर्स रहेगी। इनफोर्स का मतलब ये है कि उसकी डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट मिलेगा, और मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा सर जीवन लाभ इन शॉर्ट बताएंगे? एकदम एक दो मिनट में मैं जीवन लाभ सबको पता है, लेकिन मैं उसका एक सेल पॉइंट मेरा बताता हूँ, आईटी वाले को मैं कैसा सेल करता हूँ। बहुत सिंपल है। मान लो हम 35 एज का एग्जांपल लेते हैं, 25 साल का, और उसको हम 40 लाख का पॉलिसी देते हैं। क्योंकि जीवन लाभ देते हैं तो हम, मेरा कोशिश ये रहता है कि 1 करोड़ का मैं उसको बता दूं। 1 करोड़ मैच्योरिटी आती है 40 लाख, 40 लाख से मैच्योर लेते हैं। 25 साल का पॉलिसी है, 16 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो ईयरली प्रीमियम सेकंड ईयर से आता है 1,88,000, 1,88,000 आता है, और 16 साल में बढ़ता है 30 लाख, और मैच्योरिटी मिलती है 25 साल के बाद 1,05,000। लेकिन 1 करोड़ 5 लाख, सॉरी, 30 लाख बढ़ता है 16 साल में, और 25 साल के बाद मिलता है 1 करोड़ 5 लाख। प्लान बहुत अच्छा है, क्लाइंट को बहुत पसंद आया है, लेकिन उसके दिल में क्या रहता है कि साला मेरा जॉब परमानेंट नहीं है, 16 साल नहीं भर पाऊंगा। तो मैं उसको बोलता हूँ, सर ये प्लान फ्लेक्सिबल है, आप 10 साल प्रीमियम पेमेंट करो, 10 साल प्रीमियम पेमेंट करो। आगे का जो 1,88,000 है, वो आप पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वो प्लान कैसा मैं बताता हूँ। अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप है, उसमें मैं जाता हूँ, 1,88,000 वो लोन लेता है हर साल, ईयरली लोन लेता है। मैं बाजू में कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, 9.5% इंटरेस्ट रेट है। कितने साल लोन ले लिया, 6 साल लोन ले लिया। मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, हर कोई एजेंट समझदार है, वो बाद में कैलकुलेशन कर सकता है। तो विथ प्रिंसिपल उसका लोन होता है 11,28,000। 6 लाख क्या किया उसने, 6 साल क्या किया, 1,88,000 लोन ले लिया, और पॉलिसी में पेमेंट किया। उसका लोन लिया 11,28,000, इंटरेस्ट हो गया 4,40,000 9.5% से। तो 16 साल के बाद उसके ऊपर लोन एंड इंटरेस्ट कितना है, 15,68,000। तो 15 लाख का हम कैलकुलेशन करते हैं। 15 लाख आगे 9 ईयर्स वो रिपेमेंट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको रिपेमेंट करना ही नहीं है मान लो। तो आगे 9 ईयर्स वो रिपेमेंट नहीं करेगा, तो वो अमाउंट होती है 35 लाख। हम मैच्योरिटी में कितना दे रहे थे उसको, 1 करोड़ 5 लाख। उसमें से क्या माइनस होगा, 35 लाख रुपीज माइनस होगा। उसके हाथ में कितना आएगा, 70 लाख रुपीज आएगा। 70 लाख रुपीज एक्यूरेट आएगा, उसमें 1 रुपया कम नहीं आएगा। ठीक है, यही बोनस रेट रहता है। तो बस 1 करोड़ 5 लाख रुपए उसको मैच्योरिटी देने वाले थे हम। उसको हमने क्या किया, हमारा प्लान क्या था, जीवन लाभ 936/25/16, 30 लाख भरो, 1 करोड़ 5 लाख लो। हमने उसको किया 936/25/10 भरो, कितना, 19 लाख रुपीज भरो एंड 70 लाख रुपीज ले लो। समझ में आ गया? 10 साल के बाद भरना नहीं है, लोन लेके भरना है, और एंड में क्या होगा, मैच्योरिटी से लोन एंड इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। थैंक यू सर, समझ में आया भी है और दिमाग के ऊपर से गया भी है। नहीं गया कुछ नहीं है, 10 साल ही भर पाया हो, आगे भर नहीं पा रहा है किसी रीजन की वजह से। उसका जॉब नहीं है, वो भरना नहीं चाहता है, उसका मूड नहीं है, जो भी रीजन है। तो 11वें साल से क्या करना है, लोन लेके भरना है 1,88,000। वो कितना साल लोन लेगा, 6 साल लोन लेगा। आगे 9 ईयर्स तो पेमेंट नहीं करना है, उसने रिपेमेंट भी नहीं किया, लोन इंटरेस्ट कुछ भी रिपेमेंट नहीं किया। तो 25 साल के बाद उसका लोन एंड इंटरेस्ट कितना होगा, 35 लाख रुपीज होगा। हमें मैच्योरिटी कितनी मिलनी थी, 1 करोड़ 5 लाख, उसमें से 35 लाख रुपीज माइनस होगा और 70 लाख रुपीज हाथ में आएगा। अभी पहला प्लान क्या था ओरिजिनल अपना, 30 लाख रुपए भरो और 1 करोड़ 5 लाख रुपए ले लो। अभी हमने वो प्लान को कैसा बनाया, 19 लाख रुपीज भरो और 70 लाख रुपीज ले लो। रेशियो देखो, रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेम प्लान हमने सेल किया था। एक प्लान बता दिया आपको, और एक प्लान मैं बताता हूँ और मैं फिनिश करूंगा। बहुत सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट को समझता है, यार आप लोग तो एजेंट हो, आपको तो समझना ही चाहिए, कुछ ऐसा दिक्कत वाला काम है नहीं। ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। जो यंग बच्चे रहते हैं 25 साल के, जो ज्वाइन हुए हैं, तो उनको मैं चाहता हूँ कि 35 इयर्स का प्लान दे दूं। उनके मम्मी पापा के सामने बिठा के उनको मैं समझाता हूँ 35 इयर्स का प्लान।
અને પછી ફિનિશ ન કરે न्यू इंडोमेंट Yes. प्लान 40 लाख का दे दिया उसको, 40 लाख का न्यू इंडोमेंट प्लान दे दिया, 35 इयर्स का, 1 लाख रुपए प्रीमियम आता है अप्रोक्सीमेट, 1,06,000 रुपए, और उसको मैच्योरिटी मिलता है 1,95 लाख, 1,95 लाख रुपीज मैच्योरिटी मिलता है यदि 35 इयर्स का हम इंडोमेंट प्लान लेते हैं। हम इंडोमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं कि 1,08,000 रुपए फर्स्ट ईयर प्रीमियम आ रहा है, 1,06,000 रुपए सेकंड ईयर प्रीमियम आ रहा है, 40 लाख का सम एश्योर्ड, 35 इयर्स पेमेंट करना है, 35 इयर्स के बाद मिलेगा 1,95 लाख, और भरता है 37 लाख। अभी दिक्कत क्या होती है, ये बंदे को 35 इयर्स भरना पॉसिबल होगा क्या, वो बड़ा दिक्कत रहता है। वो बोलता है चलेगा 60 में पैसा मिलेगा चलेगा, लेकिन 60 एज तक मैं पैसा नहीं भर पाया तो सेम स्टोरी है, उसको भी बोलता है 20 साल भरो। 20 साल में उसने कितना भरा, 1 लाख रुपए, 1,06,000 रुपए प्रीमियम आता है, 20 साल में उसने कितना 21 लाख रुपए भरा 20 साल में, 20 साल में 21 लाख रुपए भरा। आगे 15 साल कैसा लेके जाना है, आगे 15 साल क्या किया, वापिस 1,06,000 का लोन ले लिया, 1,06,000 का ईयरली लोन ले लिया और प्रीमियम में भर दिया, 1,06,000 का लोन ले लिया, और कितने साल आगे का 15 साल, उसका अमाउंट होता है विथ इंटरेस्ट। उसने लोन कितना लिया, उसने लोन लिया 15,90,000, उसका इंटरेस्ट हो गया 19,54,000, ये भी 35 लाख रुपीज होता है। उसको हम कितने देने वाले थे, 1,95 लाख, बराबर। 1,95 लाख में से 35 लाख रुपीज माइनस करो तो उसके हाथ में मिलता है 1,60 लाख। अब ये प्लान को हमने कैसा बनाया, 814/35/35। इसका मतलब क्या है, इंडोमेंट प्लान 35 इयर्स के बाद मैच्योरिटी 35 इयर्स भरना है। ये प्लान को हमने कैसा बनाया, 914/35/20, 20 साल भरो 25 साल के बाद मिलेगा। अभी 20 साल में उसने कितना भरा, 21 लाख रुपए भरा, और मिला कितना, 1,60 लाख। तो लोगों को क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और ये जो राइट है ना, वही बात करना है, हम कुछ गलत बात नहीं कर रहे कि कोई बंदा 20 साल के बाद नहीं भर पा रहा और 15 साल लोन लेके भरता है तो 15 लाख रुपए लोन होता है, 20 लाख रुपए इंटरेस्ट होता है, 35 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा। मैच्योरिटी जो है 1,95 लाख है, उसमें से 35 लाख रुपीज माइनस होगा, 1,60,00,000, मान लो थोड़ा बोनस भी कम हो गया तो 1.5 करोड़ तो हाथ में आएगा। थँक यू संतोष, बस एवढंच बोलायचं होतं। मी सीतारामनला देतो। थँक्यू सर। या थँक्यू वेरी मच, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। समझा क्या सबको, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा स्पीड में भी गया बीच में। नहीं, समझ गए, समझने वाले समझ गए सब कुछ, और नहीं समझे तो आपको तकलीफ देंगे बार बार। और 1 अप्रैल में सीतारामन साहब से रिक्वेस्ट है और एक बार सेशन रखना है। काफी आइडिया है सर के पास, आइडिया का भंडार है, और अगला सेशन तो इससे जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अभी गुरुजी खुद आने वाले हैं अगले थर्सडे को। ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो झलक हो गए, शिंदे सर का ट्रेलर था, और एक सेशन में बाकी का पिक्चर दिखेगा। नेक्स्ट जो लास्ट सेशन है फाइनेंशियल ईयर का, आई थिंक 31 मार्च का है। ये सेशन में हमारे साथ रहेंगे गुरुजी, बहुत जबरदस्त आइडिया रहते, तो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। गुरुजी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बात कीजिए। हमारे साथ में किरीट भाई शिंगाड़ा जी, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप 2 मिनट के लिए कुछ आइडिया शेयर करेंगे। तो पहले मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू संतोष जी। आपने एक मिनट सिर्फ, जो डिवाइड करके मैं बताया था क्वार्टर, जैसे मुझे याद आ रहा है ना वैसा मैं बता रहा हूँ, सॉरी। जो 4 में डिवाइड किया था 2,40,000 को 60,000, उसका फायदा क्या होता है कि 2 पॉलिसी आप वाइफ के नाम से दे दो, 2 पॉलिसी हस्बैंड के वाइफ से, हस्बैंड के नाम से दे दो, 15-15 लाख का पॉलिसी हो जाता है। 7.5 लाख का 4 पॉलिसी होता है, 30 लाख का कभी कभी नॉन मेडिकल लगता है। तो 15-15 लाख 45 एज के बिलो एज है तो सिंपल एफएमआर से ब्रांच लेवल पे कंप्लीट हो जाता है। मेरा 99% पॉलिसी ब्रांच लेवल पे ही कंप्लीट होता है, 1% सिर्फ डिवीजन में जाता है, क्योंकि मैं बड़ा पॉलिसी नहीं सेल करता हूँ, इतना ही पॉलिसी सेल करता हूँ। थैंक यू। एक पॉइंट रह गया था। अच्छा, थैंक यू विजय सर, थैंक यू संतोष जी, और थैंक यू हेमंत जी। मैं मेरा बात समिंग अप में जाने के पहले ग्रिड सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सर, ग्रिड सर। यस सर। आपका उमंग कैसा लगा अभी? मेरी उमंग बहुत अच्छी है।
सिंप्लिसिटी के सिकंदर। नहीं, विजय का एक्सप्लेनेशन कैसा रहा टेक्निकली? एक्सेलेंट। क्या है सर, एक प्लान को फोकस करेंगे तो मास्टरी आती है। तो वो आज विजय जी ने बताया बहुत सुंदर तरीके से, विदाउट पीपीटी बहुत सुंदर रीत से बताया। ये हमने आज सोचा सर क्लासरूम टाइप बोर्ड के साथ समझाएंगे सर। यस। डिसेबिलिटी क्लेम का 5-6 सवाल जो संतोष जी ने बताया, वो चीज जो विजय जी ने बताया, वो एक्सेलेंट बेनिफिट है। आई थिंक हर एजेंट को समझना चाहिए। उसमें 2 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ। 92 में मेरा जब 1990 में एक्सीडेंट हुआ तो मेरा 92 में क्लेम सेटल हुआ था परमानेंट डिसेबिलिटी एक्सीडेंट से, और मुझे महीने का 4,000 रुपया आता था। अभी आज से करीबन 30 साल पहले 4,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट। मेरी कमाई बंद हो गई थी, लेकिन वो 4,000 ने मुझे इतनी ताकत दी थी कि आज मैं वो 4,000 जो मिलता था, अगर नहीं मिलता तो मेरा क्या होता था वो सोच नहीं सकता हूँ। So that is the best benefit. I think everybody should discuss about this permanent disability claim. Right, sir. Thank you very much. बहुत अच्छा सेशन था। विजय जी को धन्यवाद आज। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जीवन उमंग ऐसा एक फ्लेक्सिबल प्लान है, विजय सिंधे जी के पास जो है, जो बता रहे थे बच्चे का पॉलिसी देने का, वो 3 जनरेशन का कंसेप्ट है। और दूसरी जो है क्रीड सर बोल रहे थे, नॉट ओनली यू आर गोइंग टू गेटिंग डिसेबिलिटी बेनिफिट जो एवरी मंथ मिलेगा, उसके अलावा जो है आपका जो प्रीमियम वेव हो जाता है वो भी एक इनकम ही है। यस। और साथ साथ में आपका जो है अक्यूमुलेट हो रहा है बोनस, वो भी एक इनकम है। मैच्योरिटी पूरे अमाउंट की मिलती है। मैं वही बोल रहा हूँ, वही जो है मैच्योरिटी जो वेव होने के बाद जो है मतलब आपका जो है इंश्योरेंस अमाउंट में बोनस अक्यूमुलेट हो रहा है, वो भी एक इनकम है। मतलब एक किस्म का 3 इनकम है, डिसेबिलिटी इनकम, प्रीमियम वेव हो गया वो एक इनकम, और आपका पॉलिसी में बोनस अक्यूमुलेट हो रहा है वो एक इनकम। जो दिख रहा है वो एक इनकम, ना दिख रहा है वो एडिशनल 2 इनकम। ऐसा इंश्योरेंस जो है, मैं जो अगले हफ्ते में जो कंसेप्ट में लाऊंगा, उसमें एक कंसेप्ट जो है 2 मिनट में बोल के खत्म करूंगा सेशन को। जो महाभारत में जो मैंने गुरुनानी सर से सीखा है ये कंसेप्ट, महाभारत में जब द्रौपदी का ये हो रहा था वस्त्रहरण, जो कृष्ण जो दे रहा था, कृष्ण इज नॉट ए कृष्ण इज ए LIC एजेंट उस जमाने का। वो वस्त्र देते जा रहा था और वो खींचते जा रहा था। तो क्या है, वो किस लिए इतना वस्त्र दे रहा था? छोटी सी पट्टी बांधी थी। वो छोटी सी पट्टी क्या है? LIC प्रीमियम है। जो LIC देती है, डिसेबिलिटी बेनिफिट हो या डेथ क्लेम हो या मनी बैक हो या मैच्योरिटी है, इतना बड़ा वस्त्र देता है, बस इतना बड़ा वस्त्र देता है। आप इंश्योरेंस में, खास करके LIC में, आप धागा का दाम दो और बहुत बड़ा वस्त्र खरीदो। ये है LIC का कंसेप्ट। LIC जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं है, और LIC जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, और LIC एजेंट जैसा कोई कृष्ण परमात्मा इस दुनिया में जन्म ले ही नहीं सकता है। लेकिन हम कृष्ण परमात्मा बनने का पात्र बनना है। तो प्लीज मेरा फाइनली जो है सबसे अनुरोध है, मैक्सिमम लोगों को मिलिए, और मार्च 31 तारीख तक, बेशक आज भी आप 0 रहेंगे, MDRT कंप्लीट कीजिए। एक बहुत बड़ा जो है जीवन उमंग के ऊपर आप लोगों को बहुत बड़ा सिखलाई हुआ है। आज भी जो है आप जाके 18 पॉलिसी 1,20,000 के हिसाब से बेच देंगे, आपका MDRT हो जाएगा। अगर मार्च 31 तक MDRT करते हैं, बाकी 9 महीने में आप मिराकल कर सकते हैं। हमारा जो है ये मिशन MDRT 508 का जो हम लोगों का जो चारों का मेहनत, और हमारे पीछे दो चार लोग क्या है, अभी कम से कम 10-12 लोग जुड़ गए हैं हम लोग को गाइड करने के लिए। तो हम लोग का पूरा विजन क्या है, पूरा भारतवर्ष में हर ब्रांच में 51 MDRT हो, हर डिवीजन में 508 MDRT हो, और पूरा भारतवर्ष में 50,000 के अधिक MDRT हो, और LIC का 92% जो है मार्केट शेयर हो। इसी आशा से आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। हाँ बोलिए।
थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा नए लोगों के लिए। क्रेडिट सर के पास जीवन उमंग के कुछ इनोवेटिव आइडियाज है, कुछ पोस्टर्स है, कुछ उन्होंने खुद डिजाइन किए हुए जो मार्केटिंग में, सेल्स में लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे है। मैंने अभी लास्ट वीक मंगाए थे, तो जिनको चाहिए वो क्रेडिट सर से, क्रेडिट भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास उनका जीवन उमंग का जो प्लान प्रेजेंटेशन, जैसा भी सर ने बोर्ड के ऊपर बताया, कुछ उन्होंने इमेजेस में विजुअलाइज करके दिया है जो सेल्स स्किल में बहुत जबरदस्त है। तो जिनको चाहिए वो क्रेडिट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी प्लीज कंटिन्यू। और मैं ये भी दिखाऊंगा जो क्रेडिट सर का जो पोस्टर है उसको मैं कैसा यूज करता हूँ करके। वो पोस्टर को मैं लैमिनेशन करता हूँ और साथ में एक जो है व्हाइट पेपर को मैं, जैसा अभी विजय सर जो है आपको व्हाइट बोर्ड में दिखा रहे थे, उसके साथ साथ वो लैमिनेटेड व्हाइट पेपर रहता है। मैं उसमें जो है जो मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, उसी से मैं कस्टमर को समझाता हूँ। और ये जो है विजय बेशक वो बोलता है रामन सर आप मेरा गुरु है, लेकिन मैं विजय से जो सीखा है, मैं एडमिट करता हूँ पिछले साल मतलब दिसंबर तक मैंने एक भी उमंग नहीं बेचा, एक भी उमंग नहीं बेचा। जब ये उमंग का मास्टर बन रहा था तो इससे मैं बैठ के पूरा एक दिन सीखा। सीखने के बाद जो है मैंने सिर्फ 18 उमंग बेचा इस साल, जनवरी 1 तारीख से फरवरी 28 तारीख तक, और 18 उमंग में मैं एमडीआरटी बन गया। तो ये क्यों बोल रहा हूँ, सीखना है ना, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जिससे भी अच्छा मिलता है उससे सीखो और जल्दी जल्दी एमडीआरटी करो। हमारा एक ही कंसेप्ट है, आप कुछ भी करो, हमारा जैसा मोहब्बत या सर है। तो 10 दिन पहले बहुत नाराज थे, मेरा वो हो गया ये हो गया करके। मैंने बोला तुम तसल्ली से रहो, कस्टमर कहीं नहीं भागेगा, तुम्हारे पास ही आएगा। तुमने अपने तरफ से काम कर लिया ना, वेट एंड सी एंड पैशंस रखा, आज 1,07,00,000 का जीवन अक्षय क्लोज हो गया। तो ऐसे जो है आप अपना काम करते जाइए, रिजल्ट का बिल्कुल जो है परवाह मत कीजिए, रिजल्ट आएगा ही अगर आप दिल से काम किया तो। मैं साथ साथ जो है यही जो है अपना 51 एमडीआरटी, 508 एमडीआरटी, पूरा भारतवर्ष में 50,000 एजेंट का एमडीआरटी होना, और इसके साथ जो मेरा सहयोगी है मिस्टर हेमंत आचार्य जी, मिस्टर संतोष तिटे जी, मिस्टर विजय शिंदे जी, हमारा गुरुवर मिस्टर रमेश बिजापुर सर, हमारा ब्रांच मैनेजर महेश मेश्राम सर, इनके साथ क्रीट सर, सतोषकर सर, मतलब जो भी आज तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 120 सेशन 2 साल से बहुत कामयाबी से बनाने का सहयोगी किया। डॉक्टर RK शेट्टी सर वगैरह जो भी है गेस्ट स्पीकर के हिसाब से आके जो है जितने भी गुरु मंत्र दिए हैं, सबको कोटि प्रणाम के साथ धन्यवाद कहते हुए आज का सेशन यही कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद, गुड नाइट।